मेरा मेंस बड़ा स्ट्रांग, बस मुझे प्रीलिम्स हो जाए भगवान करे, मैं मेंस फोड़ के रख दूंगा। रिवीजन 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 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इज द सबसे लास्ट टू की पिलर है जो डिसाइड करेगा कि आपका प्रीलिम्स में कितना स्कोर बनेगा। क्वेश्चनों की मार्केट में भरमार है, भर भर के मार्केट पड़े हैं। डिपेंड आप पे करता है कि कितना टाइम मैनेजमेंट करते हो। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन की घबरा मत, आगे बता रहा हूँ। उस टॉपिक जो भी करंट अफेयर लास्ट के 6-8 महीने में हुआ रहता है, सब नोट्स बना के बढ़िया रखे रहते हैं और फिर बढ़ते रखते नहीं है। इसमें वो लोग पीवाईक्यू को बढ़िया से एनालिसिस किए रहते हैं, उस पर कुछ आंसर भी किए रहते हैं और ढेर सारे अदर आंसर भी किए रहते हैं। मतलब आंसर स्किल को भी इंप्रूव किए रहते हैं, क्योंकि मेंस में आपका वही डिसाइड करेगा कितना अच्छा लिख के आते हो। खुद ही आपको जब मजा आने लगता है पढ़ने में, मॉक लगाने में, आपने 10 घंटे के बजाय 12 घंटे 13 घंटे पढ़ने लगते हो, 14 घंटे पढ़ने लगते हैं बच्चे। हर इंडिविजुअल का रियलिस्टिक प्लान अलग हो सकता है। आपका रियलिस्टिक प्लान आपके हिसाब से अच्छा हो सकता है, बट वो प्लान मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो हर इंडिविजुअल के हिसाब से रियलिस्टिक प्लान कैसे बनाओगे, उसके लिए इस वीडियो में डिस्कशन है। डियर सीएससी एस्पिरेंट, वेलकम टू रियासत आईएएस मेंटरशिप। कुछ बोलने से पहले देखिए, स्क्रीन पे लिखा हुआ है सीएससी प्रीलिम्स 2026 360 डिग्री मास्टर ब्लूप्रिंट इंग्लिश हिंदी मीडियम। तो इसका मतलब आप ये समझ जाओगे कि प्रीलिम्स के लिए एक बेहतर प्लान है। 360 डिग्री मतलब कंप्लीट कंप्रहेंसिव प्लान है। मास्टर ब्लूप्रिंट मतलब एक मास्टर प्लान है आप लोगों के लिए। ये वीडियो मैं बनाना इसलिए उचित समझा कि जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 14 अक्टूबर है, कल 15 अक्टूबर को अपलोड हो जाएगा ये वीडियो और अगले 1-2 महीने तक जब ये वीडियो आप लोग देखोगे तो आप लोग एक बेहतर प्लान बना पाओगे कि नॉट सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बेहतर प्लान बनाइए और उसको एग्जीक्यूट करिए, और जब प्रीलिम्स को क्रैक करिए तो मेंस भी आप क्रैक करें, क्योंकि अभी टाइम ऐसा है कि आप अपने आप को प्रिपरेशन को प्री और मेन में बैलेंस कर सकते हैं, राइट। तो ये वीडियो एक कंप्रहेंसिव बट स्पेशली प्रीलिम्स के लिए है, बट प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी को कैसे आप बैलेंस करेंगे, इस वीडियो का यही मोटो है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है, पहला ऑब्जेक्टिव ये है, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि पहला ऑब्जेक्टिव कि व्हेन टू स्टार्ट प्रीलिम्स प्रिपरेशन। आज हमारा क्या है, 15 अक्टूबर को वीडियो पब्लिश होगी पब्लिक में, राइट। ठीक है, तो क्या आपका कब स्टार्ट करना चाहिए, और सिर्फ ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स स्टार्ट कब करना चाहिए। आपको यूपीएससी प्रिपरेशन करो तो आपको यूपीएससी क्रैक करना है, तो यूपीएससी की पूरी तैयारी कैसे हो, राइट ना। सिर्फ प्रीलिम्स प्रीलिम्स करोगे और प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद मेंस में जाकर आप रह गए तो आपका डबल ईयर लॉस होता है, राइट। तो ये इस पे डिस्कशन करेंगे प्रॉपर, राइट। देन व्हाट शुड बी द रियलिस्टिक प्रीलिम्स प्लान, राइट। स्टूडेंट प्लान बनाते हैं, सबका सारे स्टूडेंट का अपना अपना प्लान रियलिस्टिक लगता है, बट उसमें कुछ वैल्यू एडिशन हो जाए और रियली रियलिस्टिक प्लान हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो एक रियलिस्टिक प्लान, एक प्रैग्मेटिक, हर इंडिविजुअल का रियलिस्टिक प्लान अलग हो सकता है। आपका रियलिस्टिक प्लान आपके हिसाब से अच्छा हो सकता है, बट वो प्लान मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो हर इंडिविजुअल के हिसाब से रियलिस्टिक प्लान कैसे बनाओगे, उसके लिए इस वीडियो में डिस्कशन है, और उसको पैरामीटर देखोगे तो रियली आपको हेल्प करेगा। ये मेरे 15 सालों का, इसमें मैंने 15 सालों का एक्सपीरियंस का जो मेरा जो लर्निंग है, लास्ट 15 सालों का एग्जाम देखने का, होने का, डिफिकल्ट लेवल चेंज होने का, वो सारा मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। तीसरा पॉइंट है, प्लान तो बन जाता है, प्लान सबका कुछ ना कुछ बनता है, बट प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता प्रीलिम्स सिक्योर नहीं हो पाता, प्रीलिम्स क्रैक नहीं हो पाता, राइट। तो उसको मैंने डिस्कस किया। प्लान बनाने के बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हाउ टू एग्जीक्यूट योर प्लान देखो लिखा योर प्लान टू सिक्योर प्रीलिम्स। कैसे एग्जीक्यूट करोगे आप अपने प्लान को, जो ये प्लान बनाओगे रियलिस्टिक वाला, प्रैग्मेटिक वाला, इसको कैसे करोगे, राइट। वी विल डिस्कस। एंड देन चौथा डिस्कस करेंगे बिल्डिंग माइंडसेट टू टैकल डी डे या एग्जाम डे। जिस दिन 2 प्रीलिम्स के पेपर देते हो वो दिन कैसे टैकल करोगे। मैंने देखा है कि ये सब कुछ होते हुए भी, बहुत अच्छी तैयारी होने के बाद भी लोग एग्जाम के दिन को मैनेज नहीं कर पाते एंड वो प्रीलिम्स क्रैक करने से रह जाते हैं, राइट। तो ये सारे चारों पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। तो चलिए पहला पॉइंट देखिए, अब देखो ये पॉइंट, राइट। माय डियर एस्पिरेंट, देखो पहला पॉइंट क्या है, व्हेन टू स्टार्ट प्रीलिम्स। तो मैं ऐसे नहीं बोल दूंगा कि अक्टूबर में स्टार्ट करिए, नवंबर में स्टार्ट करिए, दिसंबर में। उसका ना एक, हर इंडिविजुअल का ना कुछ सर्टेन डेटा फैक्ट पैरामीटर होना चाहिए, राइट, जो कि आपके कामों के ऊपर डिसाइड हो, आपके जो अभी तक जितना प्रिपरेशन हो रखा है और कितना होना बाकी है, उसके बेस पर अगर डिसाइड हो ना तो बहुत अच्छा होगा, राइट। तो देखो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आप लोग को यूपीएससी प्रिपरेशन ओवरऑल। प्रीलिम्स में 3 स्टेजेस होते हैं, प्री प्रीलिम्स यहां पर है, नेक्स्ट है होता है मेन एग्जाम, एंड देन उसके बाद होता है इंटरव्यू, या इसको पर्सनालिटी टेस्ट कर लीजिए, राइट। ये आपका 3 स्टेज है, और ये क्या है, तैयारी करने का फेज है। प्रीलिम्स का मेन आप तैयारी करते हो इस एग्जाम में, ये कौन सा स्टेज है, ये आपका कंपटीशन एग्जाम, कंपटीशन स्टेज, सॉरी,
ये आपका कौन सा फेज है? कंपटीशन फेज है। क्योंकि इस फेज में ना प्रीलिम्स में इंटर करने से पहले, जब प्रीलिम्स के मोड में जाते हो ना, जनवरी में, दिसंबर में या फरवरी में, जो भी आपका अपने इंडिविजुअल सिचुएशन प्रिपरेशन के लेवल के हिसाब से, वो आप कंपटीशन के मोड में चले जाते हो। तो ये आपका क्या होगा? कंपटीशन फेज हो गया, राइट? ये क्या होगा? कंपटीशन फेज होगा, राइट? इससे पहले चाहे 4 महीने, चाहे 1 साल, चाहे 2 साल, चाहे 12 महीने फाउंडेशन कोर्स करते हो या सेल्फ स्टडी करते हो, वट एवर, ये आपका क्या होता है? प्रिपरेशन फेज होता है। प्रिपरेशन फेज होता है। ये प्रिपरेशन जितना सिस्टमेटिक होगा, ये टोटल जितने अच्छे तरीके से होगा, जितना सिस्टमेटिक होगा, जितना स्मार्ट, कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, व्हाटएवर जो भी करे, जितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जितना प्रॉपर एप्लीकेशन, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्विंग, जितना अच्छा किए रहोगे, इस फेज में जब इंटर करोगे तो यहाँ पे उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस निकलेगा, राइट? फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है, कुछ लोग पहले अटेम्प्ट में प्री किए, मेंस के इंटरव्यू में थोड़े नंबर से लगे, अगली बार सेलेक्ट हो गए, तमाम चीज। बट मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, राइट? डन, ठीक है ना? तो अब देखो, या तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, मतलब कंपटीशन फेज और प्रिपरेशन फेज के बीच में, कंपटीशन फेज और प्रिपरेशन बीच के बीच में, देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस। आप सोचिए सर ये क्या बोल रहे हो? बैलेंस मतलब इस कंपटीशन फेज के लिए टाइम देना होगा ना। प्रीलिम्स जब 4 महीने 5 महीने पहले स्टार्ट करते हो, फिर मेंस तो 7-8 महीने का दौर चलता है, फिर इंटरव्यू आता है, तो उससे पहले की बात बता रहा हूँ। प्री और मेंस के बीच में, प्री स्टार्ट करने से पहले और मेंस एग्जाम होने तक लगभग 7-8 महीने टाइम लग जाता है, राइट ना? ये वाला फेज, इंटरव्यू तो ठीक है, वो तो बहुत कम लोग बचते हैं, उसके लिए स्पेशली 2 महीना मिलता भी हो, तब तक आप बहुत मेच्योर हो चुके होते हो, राइट ना? तभी उसको हम नहीं काउंट करते हैं, प्री और मेंस की। और उससे पहले आपको यहाँ पे सर्टेन टाइम चाहिए होता है एक अच्छी वाली तैयार करने के लिए। मैं नहीं बोलता कि बहुत एक्सीलेंट तैयारी हो, बट एक ठीक ठाक बढ़िया, जिसको बोलते हैं कि हाँ आइडिया आ गया है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गया, मैंने नोट्स बना लिया है, पढ़ लिया है, राइट? एक ठीक ठाक तैयारी करने के लिए तो ये प्रिपरेशन, इसको कितना सफिशिएंट टाइम चाहिए, राइट? टाइम एलोकेशन। और और इस एलोकेशन के लिए, एक सफिशिएंट ठीक ठाक तैयारी होने के लिए, बहुत अच्छी की बात नहीं करूं, आप अभी आज की डेट में, आज 15 अक्टूबर को किस स्टेज पे हो, आपको जो जो भी आप स्टूडेंट देख रहे हो ये वीडियो, हर स्टूडेंट का अलग अलग स्टेज होगा। कोई फाउंडेशन कोर्स कर रहा होगा, उसका ऑप्शनल आधा ही किया गया होगा, एथिक्स बचा होगा, इकोनॉमी का आधा ही किया होगा, राइट ना? ऐसा कोई स्टूडेंट चौथी बार पीटी देना चाहेगा, 3 बार उसका पीटी नहीं हुआ था, या पहली बार पीटी हुआ था, उसके बाद पीटी नहीं हो रहा, राइट? तमाम इशू, राइट? तो किस स्टेज लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हो, ये एक सफिशियंट प्रिपरेशन होना चाहिए। इफ नॉट सफिशियंट, ठीक ठाक होना चाहिए, हर सब्जेक्ट पे ठीक ठाक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो, हर सब्जेक्ट के, हर सिलेबस के माइक्रो सिलेबस का क्लैरिटी हो, हर सब्जेक्ट पे, चाहे ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो, सिलेबस का क्लैरिटी हो। और हर सिलेबस के, जैसे मान लो आपका हो गया गवर्नेंस की बात करें अगर, तो गवर्नेंस में एक टॉपिक का नाम है वेलफेयर वाला, जो है सोशल जस्टिस वाला पार्ट है, एसएचजी एंड एनजीओ। तो एसएचजी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके फायदे क्या हैं, उसके उसका चैलेंजेस, उसके साथ चैलेंजेस क्या है, उसके लिए कौन सा लॉ है जो रेगुलेट करता है, राइट ना? इन ऑल दिस थिंग, उसके थ्रू कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है एसएचजी के थ्रू, रूरल इंडिया में, वुमेन इंपावरमेंट, उसके साथ चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, लीगल लॉ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन उसको मैंडेट करता है, ऑल दिस थिंग्स। तो हम कहेंगे कि आपका ठीक ठाक तैयारी है, बहुत अच्छा आंसर राइटिंग नहीं किया है तमाम, बट पढ़ाई कर लिया, आइडियाज है। प्रीलिम्स होगा तो आपको 2-2.5 महीने में मेहनत कर सकते हो, अगर अच्छा मेंटर मिल गया, अच्छा कोचिंग मिल गया, अच्छे टेस्ट सीरीज मिल गए, बिल्कुल क्रिस्पी नोट्स मिल गए आपको, क्रिस्पी अच्छे आंसर राइटिंग सेशन मिल गए, 1-to-1 मेंटरशिप मिल गया, तो 2.5 महीने में कर सकते हो, अगर यहाँ ठीक ठाक तैयारी, राइट ना? तो इस वाले चीज में और इस वाले चीज में बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, किसी स्टूडेंट को इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट, बहुत ज्यादा टाइम देना होता है, किसी स्टूडेंट को यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम देना होता है। वो इसलिए, देखो मैं तीन तीन रियल हिस्ट्री बताऊंगा लास्ट 15 सालों का, जो मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूं, मैंने बता रहा हूं। किसी स्टूडेंट का प्रीलिम्स बहुत वीक होता है, बहुत ज्यादा, वो डरता रहता है, उसका प्रीलिम्स ही नहीं होता। अगर उसका प्रीलिम्स हो जाए तो उसका मेंस बहुत अच्छा कर जाएगा। मेरे पास 3 ग्रेट एग्जाम्पल हैं सिंगल रैंकर्स के, राइट? सिंगल डिजिट रैंकर्स के, बट उनका मेंस बहुत अच्छा होता है। किसी से उनका प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत स्ट्रांग, उसको 3 महीने मिलता है तो प्रीलिम्स निकाल लेता है। वो प्रीलिम्स का रिकॉर्ड धारी होता है, 4 बार प्रीलिम्स निकाला हुआ, 5 बार, बट मेंस का इंटरव्यू शायद एक ही बार आया था, वही मार्जिन से 1 नंबर से आया था, राइट? उसका बाहर हो गया वो, राइट? तो ये ऐसा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ सन 2011 का, सीएससी
2011 का, उसमें मैं नया नया करियर इसमें जॉब चालू किया था सिविल सर्विस एग्जाम में, ओल्ड राजेंद्र नगर एरिया में, प्लस मुखर्जी नगर भी, दोनों जगह मैं काम करता था, हफ्ते में कुछ 2-3 दिन उधर, 2-3 दिन यहाँ पे राजेंद्र नगर में, ORN में। तो जब CSE 2011 का जब मार्कशीट आया, रिजल्ट आया, तो नाम नहीं लूंगा किसी टॉपर, क्योंकि नाम लेना थोड़ा माइट भी प्राइवेसी का इशू हो सकता है। ऑल इंडिया रैंक 2, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो ऑल इंडिया रैंक 2 जो थी फीमेल कैंडिडेट थी वो, उनका उस साल सीसेट और जीएस का कट ऑफ दोनों का पेपर प्रीलिम्स का कट ऑफ कंबाइंड बनता था, 400 मार्क्स का बनता था। उस साल कट ऑफ गया था 198, और उनका जो ऑल इंडिया रैंक 2 थी, उनका स्कोर जहां तक मुझे याद है 199 या 198 पॉइंट समथिंग था। प्रीलिम्स मतलब बहुत अच्छा नहीं था, बट प्रीलिम्स खाली क्रैक कर लिया उन्होंने, चाहे आधे नंबर से चाहे 2 नंबर से, राइट ना, सीधे ऑल इंडिया रैंक 2 लेके आई उन्होंने। मतलब ऐसे स्टूडेंट जिनका प्रीलिम्स वीक है, उनको प्रीलिम्स में जल्दी चला जाना चाहिए, राइट। जिनका प्रीलिम्स वीक है या सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में बहुत महारत हासिल नहीं, शुरू से बचपन से ही क्लास 10 12 से ही अच्छा नहीं है, राइट, तो उनको यहाँ पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, अगर उनका मेंस रेडी है तो। ठीक है, ये चीज है। कोई कोई बच्चा होता है, या दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूं आपको, चलो और तीन चार एग्जांपल दिखाता हूं टॉपर्स के। टीना दावी का आपने एग्जांपल सुना होगा, उनका भी स्कोर अगर 1-2 क्वेश्चन और ज्यादा गलत हुआ होता तो शायद प्रीलिम्स में उनका नहीं होता, एंड शी वाज एबल टू क्रैक द टॉप। और कितनी बड़ी पर्सनालिटी, आज तक बच्चे उनसे इंस्पायर होते रहते हैं, राइट ना, उनके कार्यशैली से, उनके परफॉर्मेंस से, राइट, तमाम चीजें। तीसरा कैंडिडेट है, वो भी फीमेल है, ऑल इंडिया रैंक 8, या तो CSE 2020 एग्जाम में या CSE 2021 एग्जाम में, नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम लेने कोई फायदा नहीं है। ऑल इंडिया रैंक 8 था उनका। उनका सीसेट में स्कोर कितना, आप लोग देखिएगा सर्च कर गूगल में, सी इज फीमेल, ऑल इंडिया रैंक 8, उनका सीसेट का स्कोर 66.66 था। सोचो, अगर मतलब एक क्वेश्चन सही की जगह गलत हो गया होता, या लास्ट में जो कुछ ऑब्जर्व करके तो 4-5 क्वेश्चन लोग मारते ही हैं, वो भी गलत होगा तो अभी ये हिस्ट्री नहीं होता उनका। ये तीनों टॉपर जो सिंगल डिजिट ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है, तीनों बड़े वेल नोन पर्सनालिटीज हैं अपने अपने टाइम पे। रैंक इंडिया 2 जो उनका बहुत बड़ा बड़ा न्यूज हुआ था, टीना दावी तो आज भी उनका पर्सनालिटी बरकरार है, और ये भी बच्चा, तीनों ने बहुत बड़ा नाम कमाया एज ए फीमेल कैंडिडेट, तीनों फीमेल कैंडिडेट, राइट ना। अगर इनका सोचो एक क्वेश्चन इधर उधर होता तीनों कैंडिडेट का, तो इनकी हिस्ट्री ही नहीं होती, वो भी सिंगल डिजिट रैंक होल्डर। तो प्रीलिम्स किसी का वीक होता, बट इस बात से ये प्रूफ होता है कि इन बच्चों का प्रीलिम्स बहुत वीक था, बट मेन बड़ा स्ट्रांग था। तो इन ऐसे स्टूडेंट जिनका, जो आप जैसे बच्चे सफर कर रहे हैं, प्रीलिम्स 3 बार नहीं हो रहा, 4 बार नहीं हो रहा, या प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डर लगता है, उसको सिक्योर करना है, तो आपको थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा यहाँ पर, व्हेन टू डिसाइड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इसका लेवल देखना होगा कि कितने किस लेवल पे हो, नहीं तो अभी अक्टूबर है, नवंबर, जब भी मेरा वीडियो देखो, जो भी सफिशिएंट टाइम बताओ, इसको जल्दी जल्दी डन करके, सफिशिएंट डन करके, सफिशिएंट मतलब डिफिनेशन आप जानते हो, राइट ना, नो तो मेरे से फोन करके पूछना, मैं बता दूंगा, इस पे चले जाना। कुछ बच्चे ना यहाँ वीक होते हैं मेन प्रिपरेशन में, और प्रीलिम्स उनका बड़ा स्ट्रांग, उनको 3-4 महीने भी मिलता है ना पहली बार भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उनका ऑब्जेक्टिव नो मारने का ट्रिक्स, बीटेक वाले बच्चे उनका बड़ा अच्छा होता है, वो जल्दी से ट्रिक वगैरह मार के लॉजिक लगा के प्रीलिम्स क्रैक कर लेते हैं, बट बार बार यहाँ मेंस में जाकर अटकते हैं। वो प्रीलिम्स रिकॉर्ड धारी होते हैं, मेंस रिकॉर्ड धारी होते हैं, मैंने 5 मेंस लिखे हैं, मैंने 6 मेंस लिखे हैं, राइट। अल्टीमेटली तो सिलेक्शन के लिए आप फाइट कर रहे हो ना आप, ठीक है ना, वो भी अच्छा रैंक, हर आदमी चाहता है कि IAS IPS IPS पहले 3 जो जॉब है इसी में से मुझे कुछ मिले। बहुत कम ऐसे होते हैं जो IRS की बात करते हैं, जो मुझे पता है 2-4 बच्चों का, राइट। तो ये बैलेंस कैसे करें, आपको चलिए हम अगले स्लाइड में डिस्कस करते हैं, राइट। इसका प्रॉपर मैं एनालिसिस किया हूं अगले स्लाइड में, तब आपको पता चलेगा कि व्हेन टू स्टार्ट प्रीलिम्स प्रिपरेशन, राइट। इसमें आपको जीएस के 4 पेपर हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, और प्लस ऐसे है, राइट। इस सारा चीजों कैसे किया जाए, चलिए आगे देखते हैं। ये देखो, प्रिपरेशन का स्टेज हर बच्चे के लिए डिफरेंट वेरी करता होगा, आप अपना स्टेज जब वीडियो देखना तो करना, राइट। प्रीलिम से जाने से पहले बेसिक मिनिमम बता रहा हूं, बीच में यहां मैंने कुछ लगा रखा है, एटलीस्ट आपको ना क्लैरिटी यानी ईच सब्जेक्ट सिलेबस प्री कमेंस पे होना चाहिए। क्लैरिटी मतलब है ना कि पढ़ के और अलमारी पर रख दिया प्रिंट आउट, ऐसा नहीं करना। उसके मायने क्या है, उसके रिसोर्सेज क्या है, उसको पढ़ाई क्या है, उसका नोट्स क्या है, मटेरियल क्या है, एक बार उसको गो थ्रू हुए कि नहीं, उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि नहीं, वो चीजें। सिलेबस देख के और रख दिया कि हाँ ये सिलेबस, तो वो थोड़ी होता है। उसका एप्लीकेशन पार्ट, उसका यूसेज पार्ट, राइट, उसको यूज कैसे करना है, क्या कितना पढ़ना है, उसके कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस टॉपिक को तैयार कैसे करना है, प्री का मेंस कैसे तैयारी होगी, राइट। प्री के क्वेश्चन उस टॉपिक पे कैसे आते हैं, मेंस से क्वेश्चन उस टॉपिक पे कैसे आते हैं, उसका करंट अफेयर से क्या रिलेशन है, डायनेमिज्म क्या उस टॉपिक का, ये सब सारी चीज, राइट।
प्लस पीटी एंड पीटी कम मीन्स कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ऑन ईच सब्जेक्ट, बेसिक मिनिमम रिक्वायर्ड, मतलब कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि एनजीओ क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इंडिया में करंटली एनजीओ कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ इश्यूज क्या एसोसिएटेड हैं, उन पे कौन सा लॉ है, लॉ के प्रोविजन नहीं पता कोई बात है, नोट्स में हम पढ़ लेंगे बाद में, बट पता होना चाहिए एक लॉ है उस पे, उसका अमेंडमेंट रिसेंट वाला आया था, अमेंडमेंट के बड़े इश्यूज हुए थे, कुछ आइडिया होना चाहिए। एकदम रट्टाफिकेशन जुबान में नहीं कोई, वो तो किसी को नहीं याद रहता, मुझे भी नहीं याद रहता, और जितने भी टॉपर हैं ऑल इन रैंक को भी नहीं याद रहता, पढ़ के वो भी 15 दिनों बाद 20 दिनों बाद मेन मेन पॉइंट बट आइडिया रहता है, फिर रिवीजन करके मॉक लिखते हैं वो लोग, राइट। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। पूरे सिलेबस पे जो भी 6-8 महीना 10 महीना लगाया आपने प्रीलिम्स के फेज में जाने से पहले, मतलब कंपटीशन फेज में जाने से, प्रिपरेशन के फेज में ये होना चाहिए। प्लस पीवाईक्यू ट्रेन का ना ठीक ठाक आइडिया होना चाहिए, बहुत ब्रिलियंट आइडिया ना हो, एक एक पॉइंट ना पता हो, कोई बात नहीं, ठीक ठाक पता हो कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्री का भी मेंस का भी उस टॉपिक पे। रिलेटेड डायनेमिक पार्ट, उस जैसे मान लो पंचायती राज सिस्टम है या इलेक्शन कमीशन अभी आपका बहुत न्यूज में था, तो इलेक्शन कमीशन के साथ क्या इश्यूज है, उनका क्रिटिसिज्म क्यों ज्यादा हो रहा है, उनके इंडिपेंडेंट बॉडी कितना इंडिपेंडेंट है, क्या इश्यूज है, प्रीलिम्स के क्या उसके प्रोविजंस है, मेन एग्जाम के क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस है, उस पर क्या क्या रिकमेंडेशन है उनको और इंपावर करने के लिए, इलेक्शन कमीशन के इंडिपेंडेंट करने के लिए, रिसेंट में कुछ जजमेंट दिया था उसको कुछ, ये सारी चीजें ना टेक्निकलिटीज, प्रोज कॉन्स इश्यूज चैलेंजेस वे आउट, आइडिया होना चाहिए, और उस पर जो भी करंट अफेयर्स चल रहा वो पकड़ के रखो, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनेगा यूपीएससी मेन एग्जामिनेशन में। और प्रीलिम्स एग्जाम के पास टाइम है नहीं कि आप फिर से पढ़ेंगे, बड़ा टाइम मिलेगा, किसी जमाने में बहुत टाइम मिलता था, 2013 वाले एग्जाम मुझे याद है लगभग 145 डेज मिला था, फिर 16-17 के बाद टाइम ये लगभग 120 दिन के आसपास हो गया। 18 वाले एग्जामिनेशन में मुझे, वो तो मैंने मेन स्लिप गया था, मुझे आप पता ही है, 18 वाले एग्जाम में 90-95 दिन मिला, मतलब प्रीलिम्स और मेन के बीच में 105 दिन था, रिजल्ट आते आते 95 डेज था, राइट, ऐसा कुछ। और फिर उसके बाद अभी 2023 वाले 2024 के मेंस एग्जामिनेशन में लगभग आपको पढ़ने के लिए टोटल 90 डेज का गैप है, बट पढ़ाई करने के लिए आपको 65 to 66 डेज है। तो आप इस डेज में क्या कर पाओगे अगर ये वाला फेज एटलीस्ट ठीक ठाक नहीं है, तो ये वाला फेज क्लैरिटी नहीं है, सिलेबस क्लैरिटी नहीं, कुछ पढ़ाई लिखाई ढंग का क्लैरिटी, प्रीलिम्स का मेंस क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, याद नहीं कोई बात नहीं, बट उस पर ये चीजें हैं ताकि उसको फिर पढ़ना रहे, ठीक है ना, आइडिया आइडिया रहेगा तभी तो उस पर इंप्लीमेंटेशन करोगे, आइडिया नहीं है और प्रीलिम्स के बाद अभी आइडिया लोगे फिर सोचोगे, तो कंपटीशन आपके लिए बैठा थोड़ी है, वो तो कीप ऑन मूविंग, जो बच्चे पहले से तैयार करके वो तो मूविंग, ये कंपटीशन है, कोई डिग्री धारक एग्जाम नहीं है एनी और डिग्री मिल गया डन हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये चीजें आपके बेसिक मिनिमम होना चाहिए, ये डिसाइड करेगा आपको प्रीलिम्स में कब जाना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे, या देखो मैंने लिखा प्रो मैक्स प्रिपरेशन, प्रो मैक्स इसलिए मैं टर्म यूज किया कि जो एप्पल है, तो एप्पल में तमाम आता ना, एप्पल 3, 13, 13 प्रो, फिर 13 प्रो प्राइम मैक्स, फिर अल्ट्रा प्रो, पता नहीं क्या क्या आता है, मुझे नहीं पता, तो मैंने ये लिखा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ये सब तो कर ही लेते हैं वो लोग, ये सब करने के बाद वो हर टॉपिक पे टाइम से तैयारी कर लिया था, या तीसरा प्रीलिम्स हो उनका है या दूसरा प्रीलिम्स होगा, तो वो हर टॉपिक बढ़िया क्रिस्पी शॉर्ट नोट बना लिया है, हर माइक्रो टॉपिक में। एसएचजी की बात करें, एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो उन्होंने खूब बढ़िया सा सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिफिनेशन क्या होता है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, रूरल एरिया में क्या उनका इशू ऑब्जेक्टिव क्या है, विमेन इंपावरमेंट से उनका क्या रिलेशन है, रूरल विमेन एम्प्लॉयमेंट से क्या उसका है, रूरल इकोनॉमी जनरेशन से क्या है, उस पर सेकेंड उसका जो ये इकोनॉमिक सर्वे का क्या रिपोर्ट है 2021-22 का या 22-23 का, राइट ना, प्लस अदर रिपोर्ट क्या, गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है, रिसेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या, लास्ट 10 ईयर में कितना एसएचजी में ग्रोथ हुआ है, ये चीजें आपको सब बना के रखे रहते हैं। जो मैं बोला ये सब डेटा है, ये सब डेटा मैं जो रटा ना ये सब डेटा है, मैंने बोला है मेरा, राइट ना। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट में वो लोग ऐसे कर रहे हैं, प्लस उस पर अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स, उस टॉपिक जो भी करंट अफेयर लास्ट के 6-8 महीने में हुआ रहता है, सब नोट्स बना के बढ़िया रखे रहते हैं, और फिर बढ़ते रखते नहीं है, इस पे वो लोग पीवाईक्यू को बढ़िया से एनालिसिस किए रहते हैं, उस पर कुछ आंसर राइटिंग भी किए रहते हैं, और ढेर सारे अदर आंसर राइटिंग भी किए रहते हैं, मतलब आंसर राइटिंग स्किल को भी इंप्रूव किए रहते हैं, क्योंकि मेंस में आपका वही डिसाइड करेगा कितना अच्छा लिख के आते हो, कितना तैयारी की हो, ये आपका पर्सनल मैटर है, बट यूपीएससी भवन में ना काफी कॉपी इस पे डिसाइड करेगा कि आपने कितना अच्छा कॉपी लिख के भेजा, क्वालिटी, ऑब्जेक्टिव आंसर कितना लिखा हुआ, राइट, ये चीजें हैं। और जब ये सब पूरा अगर किए हो तो आपको यूपीएससी में रैंक लाने में प्री मेंस इंटरव्यू हर जगह हेल्प मिलता है, जो पिछले वाले में बताया था। कॉम्पिटेटिव फेज, ये प्रिपरेशन फेज अगर बहुत स्ट्रांग है, अगर यहां तक आपने किया है, ये सारा यहां से होते हुए, सॉरी, अगर यहां से होते हुए ये कुछ ऐसा है, यहां तक गए और फिर यहां तक आए, यहां तक अच्छा कर रखा है, तब तो आप प्रिपरेशन फेज आपका एक्सीलेंट है,
जो पहला फेज है, जो प्रिपरेशन फेज है, ये तो एक्सीलेंट वाला, राइट। अब आपको टाइमली कंपटीशन फेज में जाकर के, मतलब पहला स्टेज प्रीलिम्स उसका मेन, टाइमली जाकर के इसकी अच्छे से इंश्योर करना है कि अच्छे से उस टाइम में रिवीजन का मौका मिल जाए, प्रीलिम्स के ढेर सारे क्वेश्चन लगाने के मिल जाए, उस पर ट्रिक्स टेक्निक की कैपेसिटी बिल्डअप हो जाए, टाइमली मॉक लगा लेंगे तो, और फिर स्कोर कैसे बढ़ाएं, कैसे इंश्योर करें, राइट, उसको कर लेंगे। और फिर लास्ट के 15 डेज में अगर पेपर अनएक्सपेक्टेड आता है, क्योंकि लास्ट ईयर में आप देखा कैसा वेरिएशन होता है पेपर में, राइट, डिफिकल्टी लेवल ये रहेगा तो क्या करेंगे ना, पहला पहला 10 मिनट का स्ट्रेटजी प्लानिंग वो सब उस पर करवाता है, वो वही कर पाता है जो इस ना यहाँ तक रहता है। जिसकी तैयारी या आधी अधूरी रहती है ना, उसको प्रीलिम्स लगता है कि चलो सारा चीज रिवीजन ही हो जाए एक बार में, पहले पढ़ाई दूसरे का रिवीजन, कुछ मॉक लगा लेते हैं। आपको ना असली एग्जाम को क्रैक करने की जो बात है, जो माइंडसेट बिल्डिंग करना होता है लास्ट के 10 डेज, कि हम वो जो 2 घंटे जीएस में और 2 घंटे सीसेट में कैसे बिताएंगे। सेंटर बहुत खराब जगह पड़ गया, दूर दराज इलाके में जहां पानी वानी अच्छा नहीं है, अच्छे पंखे नहीं लगे, देन कैसे मैं मेंटेन करूंगा। पेपर टफ आ गया, पहले ही नहीं बन रहा 12 क्वेश्चन, देन कैसे मैं मैनेज करूंगा, जो इस दौरान आप मेहनत कर रहे थे। तो वो माइंडसेट बिल्डिंग उस टाइम पे हो पाता है। लेकिन आप अगर ये सब तैयारी नहीं की हो तो आपको इधर ही मुश्किल होता है। तो कब करोगे आपको ये वाला फेज, और ताकि प्रीलिम्स करो तो फिर मेन भी हो। आज अक्टूबर है, अभी बहुत समय डिसाइड करने का। कुछ बच्चे जनवरी से स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग 15 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे, कुछ लोग 1 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। काफी लोग हैं जिनका मेंस प्रीलिम्स ठीक ठाक है, वो 1 फरवरी को या 1 मार्च को भी स्टार्ट करते हैं तो उनका प्रीलिम्स हो जाता है, उनका मेन के साथ चैलेंज रहता है। तो आप ये फेज देख लो कि आप इसमें कहां पर हो। आप ये फेज देख लीजिए, ये फेज कि आप कहां पे हो, ये वाला मैक्स प्रो वाले में हो, एरिया में हो कि नहीं, किसी वैसे भी लेमन वाला जो ठीक ठाक तैयारी में हो, ठीक ठाक हो कि मैक्स प्रो वाले हो, राइट ना। जो भी आप एप्पल का मोबाइल सोच लो आप, राइट, ये चीज है। अब देखो ये करने के बाद क्या यहां लिखा है, मैंने पहला पॉइंट लिखा है, डिसाइड योर प्रीलिम्स स्टार्ट डेट। कर सकते हो, आपको लगेगा हाँ, बट ये सफिशिएंट नहीं है। हम मैंने बताया ना अभी पिछले साइड में कि तो हर टॉपर की अलग अलग परेशानी है। एक बच्चा मेंस बहुत अच्छा बट प्रीलिम्स वीक है, तो आपको प्रीलिम्स के लिए कितना टाइम चाहिए, आपके वीकनेस या आपका प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की स्ट्रांगनेस के हिसाब से सबका वेरी करता है। मुझे 3 महीना चाहिए, इस बच्चे को 4 महीना चाहिए, 120 दिन चाहिए। ये पहला अटेम्प्ट वाला है, इसको 140 डेज चाहिए। सबका अलग अलग वेरी करता है, राइट। तो ये सिर्फ ये फैक्टर नहीं है, एक आपको लग रहा है कि तो बहुत अच्छा डिसाइड करने का मौका है, राइट, बट एक फैक्टर और बताता हूं, दोनों जब मिलाओगे ना तब बिल्कुल रियल प्लान का निकल के आ गया, आपके अपने इंडिविजुअल के हिसाब से, इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से समझ में आएगा कि आज से 15 अक्टूबर को जो वीडियो लॉन्च हो रहा है पब्लिक होगा, या जब भी आप अगले 1 हफ्ते 10 दिन देखेंगे, जितना टाइम बचा उसमें आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से, मेन की कैपेसिटी के हिसाब से और प्रीलिम्स की कैपेसिटी के हिसाब से आपको टाइम प्रिपरेशन फेज और मेंस की कंपटीशन फेज को कैसे बैलेंस करोगे। एक फैक्टर तो ये हो गया। अब अगले चलते हैं, देखो ये था व्हेन टू स्टार्ट, है ना। अब देखो रियलिस्टिक प्लान बनाओगे, और जब दोनों प्लान और टाइम नीडेड जब मैच करोगे तब रियलिस्टिक प्लान का निकल के आएगा, प्रैक्टिकल प्लान निकल के आएगा, जिसको सही से आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। चलो देखते हैं। देखो मैंने दूसरा पॉइंट यह लिखा, हाउ शुड यू मेक अ रियलिस्टिक प्रीलिम्स प्लान। रियलिस्टिक प्रीलिम्स का हर पर्सन का अलग अलग वेरी करेगा, ये बिल्कुल गारंटीड है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत वीक होता है, मुझे ज्यादा टाइम चाहिए। मेरा मेंस बड़ा स्ट्रांग, बस मुझे प्रीलिम्स हो जाए भगवान करे, मैं मेंस फोड़ के रख दूंगा। सच बात है, काफी 3 टॉपर का दिखाया। एक बच्चा होता है कि यार नहीं प्रीलिम्स कोई बड़ी बात नहीं यार, मेरा अपने ए से नहीं लिखा है मैंने, एथिक्स मेरा वीक है, जीएस पेपर 2 ऑप्शन पेपर 2 मेरा तैयार नहीं, यार उसको करो, प्रीलिम्स के बाद टाइम नहीं है, प्रीलिम्स तो मैं कर लूंगा, मुझे को 75 डेज मिलेगा तो मेरे लिए एनफ है। उसको कॉन्फिडेंस होता है, वो उसका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा होता है, सॉरी हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक मारने का, राइट ना। उसके ट्रिक्स टेक्निक बड़े अच्छे होते हैं, राइट ना। उसका माइंड बड़ा लॉजिक अच्छा लगता है, तो उसको मेंस में ज्यादा टाइम चाहिए। तो पहला टाइम मैंने लिखा है रियलिस्टिक प्लान के लिए। देखो आप अभी ना प्लान कैसे करोगे, रिसोर्स सिलेक्शन एंड टाइम एलोकेशन। पहला पॉइंट रियलिस्टिक प्लान के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसोर्स, हर सब्जेक्ट का रिसोर्स, और हर सब्जेक्ट के जो जो रिसोर्स ले रहे हो उस रिसोर्स का कितना टाइम, हाउ मच टाइम। जैसे मान लो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कोई बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है क्लास 12 की, किसी क्लास बड़ी अच्छी हुई रहती है, फाउंडेशन बड़ा अच्छा बड़ा कंप्रेहेंसिव सर ने पढ़ा था, कोई जरूरी नहीं है वहां से काम, किसी ने किसी उड़ान या कहीं तमाम क्रिस्पी नोट्स चल रहे हैं मार्केट में, हमारा भी मटेरियल है, कहीं से पढ़ के उससे काम चला लिया, राइट ना। तो वो उस रिसोर्स को पढ़ रीड करने में, स्टडी करने में
कितना टाइम लगेगा पहली बार या सेकंड टाइम, पहले पढ़ रखा 3 महीने पहले, तो आप कितना रिवीजन में कितना टाइम लगेगा, पहला फर्स्ट रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा। वो हर एक रिसोर्स को आपका जीएस और सी सेट, और मैं प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बता रहा हूं, तो सभी लोग को माइंड में यही चल रहा होगा कि जीएस का स्कोर, जीएस का कट ऑफ। 90% लोग अभी जो व्यूअर्स हो ना, सी सेट के एक एक माइक्रो पॉइंट के नहीं सोच रहे होगे। जीएस का तो बहुत माइक्रो पॉइंट आप लोग सोचते हो, जीएस में ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इसके लिए ये फलाना मटेरियल, फलाना क्रिस्पी मटेरियल, इस कोचिंग का बड़ा अच्छा है, बड़ा शॉर्टकट है, बड़ा पॉइंटर्स है, बड़े डायग्रामेटिक है, बड़ा अच्छा है, राइट। इसके लिए नहीं सोचते हो आप लोग। इसमें से वो, इसलिए मैं देखा हूं 90% से ज्यादा जो जनता है, इससे परसेंट लोग सारा एनर्जी मैक्सिमम यही लगाते हैं प्रीलिम्स में, और इसके लिए इसके साथ इंजस्टिस करते हैं और जाकर प्रीलिम्स में फेल होकर आते हैं, फिर बोलते हैं ओहो प्रीलिम्स में रह गया, कितने नंबर से, आधे नंबर से, और फिर सब ओहो ऐसा गलती हो गया क्यों। ये तो आपका प्रीलिम्स में 66 नंबर क्यों आ रहा भाई, आपका 65.34 क्यों आ रहा, 100 नंबर क्यों नहीं आया। आप कहते मेरा जीएस हो गया था, जीएस में मेरे 117 नंबर बन रहे थे, वाह वेरी गुड। मैंने थोड़ी मना किया कि आप यहाँ पे 65 नंबर लेके आओ, मैंने नहीं मना किया था। आप जितनी अकड़ से और कॉन्फिडेंस से बोलते हो मैंने पास था, बट यहाँ फेल हो गया, तो इसको क्यों इतना यहाँ मेहनत कर दिया था। यहाँ 100 नंबर भी 100-105 नंबर था, वो एनर्जी यहाँ पे लगाए होते आपने। आपने रिसोर्स प्लानिंग नहीं किया था सब्जेक्ट प्लानिंग नहीं करी थी, यहाँ पर लिखा हुआ मैंने, सब्जेक्ट प्लानिंग नहीं किया था आपने। सब्जेक्ट प्लानिंग करने की 4 बातें जो अगले स्लाइड में समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, राइट। आपने ये नहीं किया था सब्जेक्ट प्लानिंग, इसलिए आप फेल हुए सी सेट में, या सी सेट क्रैक कर जीएस में रह गए आप, वो भी आधे नंबर से, 1 नंबर से, और बड़ी दिखाते हो देखो बस कोई बात ही नहीं थी, बस इतनी गलती से हो गया। एक्सक्यूज नहीं चलेगा सर, या तो पास या तो फेल, दो ही बात है, तीसरी बात की जगह नहीं है यहाँ पर, समझे ना ऐसा। तो देखो रिसोर्स प्लानिंग कैसे करोगे, मैं अगले स्लाइड में बता रखा हूं। हर एक सब्जेक्ट को उठाओ जीएस में ना, आप देखो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या क्या है, एंशियंट है, मेडावल है, मॉडर्न है, और इसी से एंशियंट मेडावल को क्लब क्लब करके एक आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट हो जाता है आपका, हो जाता है। तीनों के लिए आप रिसोर्स निकालो, जो भी एक एनसीईआरटी हो गया मान लो, या एनसीईआरटी नहीं है, सब कुछ किसी ने, किसी कोचिंग ने सब कुछ बना के बहुत अच्छा मटेरियल दे दिया है, विच एवर उस मटेरियल कितना जेन्युइन है, कंप्रहेंसिव कवरेज है कि नहीं, और आपका दुख दूर करने वाला है कि नहीं, मतलब आपके चैलेंजेस जो हैं 10 रिसोर्स के बदले एक रिसोर्स, इसी को कई बार रिवाइज कर जो, या आप पहले से पढ़ रखे हो एनसीईआरटी प्लस उसका स्टैंडर्ड बुक, उसी पे भरोसा रखो, लास्ट मिनट में चेंजेस नहीं करना आपको, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी दैट्स ग्रेट, बट उसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देख लो, आप रिसोर्स डिसाइड कर लो, फिर एनसीईआरटी, फिर मेडावल का डिसाइड करो, फिर मॉडर्न का डिसाइड करो, फिर आर्ट एंड कल्चर, एक एक चीज डिसाइड करो टाइमली, समय से अभी से करते जाओ। मेंस की तैयारी करो अभी, जब तक कर रहे हो, बट अभी से प्रीलिम्स के लिए ना, ये क्या करोगे, इसके लिए क्या करोगे, हर एक सब्जेक्ट का प्लानिंग, और प्लस जो भी ये नोट्स आपका अवेलेबल है, चाहे एनसीईआरटी चाहे क्रिस्पी नोट्स, आपको लगभग कितना टाइम लगता है पढ़ने में इसको, इस मेटाइवल वाले कितना टाइम लगा, मॉडर्न वाले कितना टाइम लगता है, आर्ट एंड कल्चर कितना टाइम लगता है, ज्योग्राफी कितना टाइम लगा, एक टाइम देखो कि भाई ये रिसोर्स में डिसाइड किया और सब पे टाइम कितना लग रहा है, तो लगभग आपको लगेगा भाई मुझे कुछ सब कुछ करने में 120 से 130 दिन चाहिए। किसी स्टूडेंट को लगता है कि मैं 4 को 4 बार पढ़ रखा हूँ यार, ज्यादा नहीं, मुझे 75 डेज मिल जाएगा, तो इसमें 2-3 राउंड रिवीजन कर दूंगा, मॉक भी लगा दूंगा, राइट। तो रिसोर्स प्लानिंग और टाइम एलोकेशन अभी से धीरे धीरे करते रहेगा, बाकी अपना जो मेंस के जिस स्टेज पे हो गए वो करते रहना। बट इसी पे आप लोग, मैं प्रीलिम्स प्रिपरेशन मतलब सबका दिमाग यही था, जीएस और सारे ये मॉक टेस्ट, साइंस इंटेक, फलाना ढेकाना, करंट अफेयर, इसी पे रहते हो, इसको मत भूलना आप लोग। चलो सब्जेक्ट प्लानिंग के लिए नेक्स्ट स्लाइड में हमें बताता हूँ, इसका और अच्छे से बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लानिंग के लिए 4 बातों का ध्यान रखना, अगले स्लाइड में डिस्कस कर रखा है, देखो रिसोर्सेस, टाइम एलोकेशन, रिवीजन प्लान, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसको अगले स्लाइड में बताऊंगा, रिवीजन प्लान भी अगले स्लाइड में बताऊंगा, राइट। देखो मानो सब्जेक्ट प्लानिंग, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लिया, जीएस से ज्योग्राफी ले लिया मैंने, मैथ से लिया, रिसोर्स निकालो कि भाई एनसीईआरटी का ज्योग्राफी है तो एनसीईआरटी का, अच्छा एनसीईआरटी, अब काफी आप कुछ बच्चे पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, या जस्ट एक बार पहले होगा, ढंग से नहीं पढ़ा होगा, 1 आध महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले पढ़ा होगा, तो वो चाहेगा कि 6 to 12 पढ़ना है। कोई एक बच्चा होगा बोला कि नहीं मैं तो पढ़ रखा हूँ कई बार, मुझे बस सिर्फ 11-12 की 4 किताबें उसको रिवाइज करनी है, प्लस एक ज्योग्राफी का फलाना ये बहुत अच्छा नोट्स आता है, इसमें करंट अफेयर्स भी रहता है, मैपिंग वैपिंग सब रहता है, डन 1:2, या करंट अफेयर सब कुछ रहता है, बस एक मैपिंग की मुझे कुछ वीडियो देखनी होगी, वो मेरा डन हो गया ज्योग्राफी। तो रिसोर्स डिसाइड कर लो, मिनिमाइज कर लो, सो दैट यू कैन मैक्सिमाइज योर नंबर ऑफ रिवीजन, रिवीजन 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 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इज द सबसे लास्ट टू
की पिलर है जो डिसाइड करेगा कि आपका प्रीलिम्स में कितना स्कोर बनेगा। जीएस एज वेल सिमिलरली कॉन्सेप्ट ऑन द सी सेट। ऐसे करो, ऐसे हर सब्जेक्ट का मतलब एक एक सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री में सारे सब्जेक्ट, ज्योग्राफी क्या अगर और बाइफर्केट कर पाओ कि मेरी क्लाइमेटोलॉजी मेरी कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है बट मेरा ओशनोग्राफी मुझे नहीं समझ में आता यार, तो उसकी ज्यादा टाइम देना मुझे, ऐसे करके, राइट। इसी तरह मैथ उठाओ और देखो कि मैथ में काफी किसी का मैथ वीक होता है, किसी का रीजनिंग वीक होता है, किसी का कंप्रहेंशन वीक होता है, राइट, किसी का रीजनिंग वीक होता है, किसी कंप्रहेंशन। तो उठाओ मैथ के लिए रिसोर्स डिसाइड करो, सबसे अच्छा रिसोर्स। आपको नहीं समझ में आ रहा, अपने सीनियर डिस्कस करो, अपने मेंटर डिस्कस करो, सिलेक्टेड बंदे का वीडियो देखो, तमाम चीज करके डिसाइड करो। और मैथ में देखो कि कितने चैप्टर्स, मान लो 11 चैप्टर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंटेज है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, नंबर सिस्टम है, तमाम चीज। आप देखो कौन सा चैप्टर से आपका कन्वीनियंट है, पढ़ के तुरंत समझ में आ जाता है, बन जाता है क्वेश्चन, थोड़ा प्रैक्टिस करते हो और अच्छे से बन जाएगा। कौन सा चैप्टर टफ है, इसका रिसोर्स प्लानिंग करो, और रिसोर्स के अंदर जो रिसोर्स हैं, डिफरेंट चैप्टर, हर चैप्टर में आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी बनती है। नंबर सिस्टम से आप देखो, और किसका कितना ज्यादा वेटेज है। नंबर सिस्टम से हर साल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का 5-6 क्वेश्चन रहता है, अगर आया तो ठीक, आता है तो जल्दी से 15-20 सेकंड बनेगा, नहीं तो आप जोर लगा लो गलत करके जाओगे, टाइम भी जाएगा, राइट। तो ये देख लो कि इसमें से अगर क्वेश्चन में लगभग मेरा 40 क्वेश्चन जो मैथ के आसपास रहता है हर साल, इसमें से हम कितना बना लेंगे, 20-22 क्वेश्चन निकाल देंगे, नहीं निकाल देंगे, राइट। और उसके अभी मेरे पास अभी कौन सा डेट है, मैं ये मेरा वीडियो नवंबर में देख रहे हो, फर्स्ट वीक में देख रहे हो, अक्टूबर लास्ट वीक में, कब देख रहे हो आप, उसके हिसाब अभी से मैथ के एक एक चैप्टर का प्लान करो ना, रीजनिंग के एक एक चैप्टर का प्लान करो, लॉजिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, ये एनालिटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, तमाम चीजें सबका प्लान करो ना, कौन रोकता है आपको यार। 100 नंबर का टारगेट, 100-105 का टारगेट लेके चलो ना। वर्स्ट केस में भी तबीयत भी खराब होगी तो भी आप 85 पे जाकर रह जाओगे, तो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, एक्सक्यूज नहीं मिल रहा है, राइट। तो रिसोर्स प्लानिंग, राइट, ऐसे करिए। उसके बाद हर सब्जेक्ट का को कवर करने का हर उनका टाइम अलग अलग होता है। किसी का इकोनॉमिक टफ लगता है तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है रिवीजन करने में, समझने में और उसे क्वेश्चन लगाने में। मैं इकोनॉमी मेरा बहुत अच्छा है, मैं इकोनॉमी बैकग्राउंड से रहा हूं, मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमी, तो मैं जल्दी पढ़ के जल्दी से क्वेश्चन खत्म फिनिश कर दूंगा, 4 दिन में, 3 दिन में मेरा इकोनॉमी कवर हो जाएगा विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक दूसरा बच्चा उसका इकोनॉमी कभी रहा नहीं, आर्ट बैकग्राउंड रहा, उसको 8-9 डेज चाहिए पढ़ने के लिए, उसके बाद 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे, उसमें भी बहुत इशू रहता है, उसको क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अब जो कॉन्सेप्ट है उसका एप्लीकेशन नहीं हो पा रहे हैं, राइट, अप्लाइड पार्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको ज्यादा टाइम चाहिए। तो आप अपना हर रिसोर्स के हिसाब से जो जो रिसोर्स डिसाइड करो, उसके हिसाब से जो भी प्रोपोर्शनल टाइम आप इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से लगता है उसको प्लान करो, लिखो एक पेज पे कि इसके लिए ये रिसोर्स डिसाइड करूंगा और उस पर मेरे को इतना टाइम लगभग लगेगा। एक ह्यूमन बींग अपना सबका अलग अलग होगा, सेम रिसोर्स को मैं 5 दिन पढ़ूंगा और आप उसको 8 दिन लगेगा आपको पढ़ने में, दैट्स थिंग। तो आप अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से देखोगे, राइट ना, ऐसा। फिर जब ये कर लोगे सारा, तो फिर पहले राउंड एक आता है कि पहला राउंड लगभग 50 दिन में मैं ना सारा पढ़ जाऊंगा और एक राउंड चैप्टर वाइज मॉक लगा दूंगा, ये छोटे छोटे मिनी मॉक 20-20 क्वेश्चन के सेट आजकल तमाम कोचिंग में आते हैं, राइट ना, हर वैसे कर लूंगा पहले राउंड में। फिर सेकेंड राउंड में अगला मुझे अगर 40 डेज मिल जाएगा, मान लो पहले राउंड में किसी को लगा 75 डेज या 60 डेज लगा, तो सेकंड राउंड में लगता है मुझे 40 डेज में मेरा कर लूंगा, ऐसे से करूंगा मेरा हो जाएगा, राइट। वो आपका आइडिया आपको पता रहता है, राइट। और इस टाइम पे कौन सा मॉक लगाऊंगा क्या करूंगा, इसके टेक्नोलॉजी, इसकी इफिशिएंसी कैसे करें, मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। तो ये नंबर ऑफ रिवीजन देखना कितना आपको रिवीजन चाहिए। कुछ बच्चे वीक होते हैं, भूल जाते हैं, तो उनको मतलब ज्यादा रिवीजन चाहिए, तो 4 राउंड चाहिए, 4 राउंड का प्लान बनाओ अभी से। कोई स्टूडेंट और उसके हिसाब से मेंस से प्रीलिम्स की तरफ मूव करो, दिसंबर में जाना कि जनवरी में जाना वो आप डिसाइड करोगे अपने लेवल के हिसाब से, राइट, ठीक है। कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा आता हो, उसको पहला रिवीजन, दूसरा रिवीजन, थर्ड जो लास्ट के 10 डेज होता है ना, वो क्विक रिवीजन फाइनल वाला, जाके एग्जाम देगा और बहुत ज्यादा मॉक भी नहीं लगेगा, वो प्रीलिम्स क्रैक कर लेता है वो। बट वो एक्सेप्शनल होते हैं, उनका टॉपर, ऐसे टॉपर के वीडियो देखे घबराना नहीं, अपने ऊपर लॉग मत करना, क्योंकि हर पर्सन का ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी स्लाइड से लेकर के थोड़े डिफरेंस से लेकर इतना डिफरेंस तक वेरी करता है। तो अपना खुद यहां से खुद से एनालिसिस करो, जो पहला पैरामीटर पिछले स्लाइड में बना नंबर 1 वाला और ये नंबर 2 वाला बता, दोनों को जब कंबाइन करोगे ना तब आपको समझ में आएगा, राइट, ये चीज है। फिर क्वेश्चन मॉक प्रैक्टिस चौथा नंबर है। और जब ये सब जितना जाता है, देखो आपका इफिशियंसी, एनीबॉडी जिसका बहुत स्लो है, जिसको ज्यादा पढ़ने में टाइम लगता है, उसके भी जितना ज्यादा अच्छा रिवीजन, जितना बढ़िया रिवीजन रहेगा या नंबर ऑफ रिवीजन, और जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगा, मैक्सिमम
डिफरेंट मोड में चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाया, मिनी मॉक लगाया, फिर फुल लेंथ मॉक लगाया और ढेर सा लगाया, एनालिसिस किया, प्रैक्टिस किया, ट्रिक्स टेक्निक के कुछ लेक्चर देखे, कुछ अपना ट्रिक्स टेक्निक लॉजिक बिल्डअप किया मेहनत करके, राइट। तो इसमें टाइम लगेगा, राइट ना। तो जो जो यहाँ पे ज्यादा मेहनत करेगा रिसोर्स वर्क करने के बाद सिस्टमेटिक, तो ये उसका जो है यहाँ वो क्या करेगा, मास्टरी हासिल करेगा, परफेक्शन हासिल करेगा, कैपेसिटी बिल्डअप करेगा स्कोर बढ़ाने में। और जब ये करेगा तो फिर, और वही काम जो प्रीलिम्स के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी टाइम जितना आपका टाइम, जब वीडियो देखना उसके हिसाब से मेन एग्जाम पे अपने प्रिपरेशन पे या होलिस्टिक तैयारी पे अपनी टाइम देना, एलोकेट करना, तो ताकि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए सीएससी प्रीलिम्स में भी, और प्रीलिम्स करो तो फिर मेन एग्जाम में करो, राइट ना। अब जो है तो ये जब करोगे ना, ये सारा कर लोगे, रिसोर्स प्लानिंग और टाइम प्लानिंग, ये और प्लस ये रिवीजन करोगे ना, तो आपको खुद लगेगा कि मुझे प्रीलिम्स के लिए लगभग 140 डेज या 120 डेज या कम से कम 100 दिन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो आपके इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से, जैसे तीनों टॉपर को बताया उनका प्रीलिम्स कम वीक था, तो ऐसे अगर इस कैटेगरी में अगर आते हो, आपका मेंस बड़ी अच्छी तैयार बट प्रीलिम्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो आप ज्यादा टाइम दीजिए अपने आप को, बहुत पहले शिफ्ट कर जाइए प्रीलिम्स की तरफ, दिसंबर में कर जाइए, 15 नवंबर कर जाइए, नवंबर फर्स्ट वीक में कर जाइए। आपको लगता है कि नहीं ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब मेरा सब पढ़ा हुआ है, बट मुझे रिवीजन का प्लान बनाना है, डे वाइज प्लान बना के उसको रिवाइज करना, मुझे बहुत ज्यादा इतना टाइम नहीं लगेगा, मुझे इतना भी मिल जाएगा या मुझे 70-80 डेज भी मिल जाएगा, तो अपने हिसाब से प्लान कर लेना, उसके हिसाब से मेंस स्ट्रांग करो, ताकि मेंस में जितना अच्छा आएगा वो मेंस से डिसाइड करता है कि आपका रैंक क्या होगा, मैक्सिमम 85% वो डिसाइड करता है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1750 नंबर 2025 में से लगभग 84 पॉइंट समथिंग परसेंट होता है, तो 85% मेंस में, तो मेंस में ज्यादा टाइम दे दो, इसमें खूब अच्छे से मास्टरी हासिल कर लो, एथिक्स आंसर में कर लो, केस स्टडी सॉल्विंग में अच्छा कर लो, इकोनॉमी के अच्छे करंट अफेयर तैयार कर लो, आंसरिंग स्किल बढ़िया कर लो, ऑप्शनल बढ़िया बूस्टअप कर लो, इधर दिसंबर तक, इसके बाद जनवरी में जितना आपको टाइम चाहिए उसके हिसाब जाना और प्रीलिम्स क्रैक करो, और फिर मेंस में धुआं मचा दो, मतलब मैक्सिमम परफॉर्मेंस करके आओ, राइट। आप किस स्टेज में हो देख लो, आप ये इस वाले स्टेज में हो या अभी यहीं तक पहुंचे हो क्या, आप यहीं चल रहे हो, या प्रो मैक्स वाले में यहाँ होते होते आप यहाँ तक पहुंच गए, राइट। तो उसके हिसाब से आपका ये लेवल कितना तैयार है, और आपको प्रीलिम्स के कितने दिन चाहिए, आपको इंडिविजुअली आपके हिसाब से कितने डेज चाहिए, आफ्टर डिसाइडिंग रिसोर्सेज एंड टाइम, नंबर ऑफ रिवीजन एंड नंबर ऑफ मॉक टेस्ट एंड नंबर ऑफ जितना भी मॉक कितना, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि हमारा ये स्टेज इतना है, मुझे प्रीलिम्स के लिए इतना दिन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना मूव कर जाओ, डेट डिसाइड कर लो, एक रफली डेट डिसाइड कर लो, राइट ना। तो पहला काम हो गया आपका डन। अब चलते हैं आगे, मैंने प्लानिंग भी बता दी, रिसोर्स प्लानिंग, प्लानिंग रिसोर्स में सबसे प्लानिंग का ना, ये दोनों प्लानिंग का पार्ट हो जाएगा, और उसके बाद प्लस रिवीजन, ये भी प्लानिंग का पार्ट हो जाएगा, और कितना क्वेश्चन करें ये आपका एग्जीक्यूशन का पार्ट हो जाएगा, प्लानिंग प्लस लीड टू एग्जीक्यूट करना अपने आप को, तो फाइनली स्कोर बढ़ाना, राइट ना, एग्जाम में जाकर क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, ठीक है ना, ये सब सारी चीज, राइट। चलिए इसको आगे देखते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे कहां पर, अच्छा देखो लो, रिवीजन वाला प्लान एक रह गया था, रिवीजन प्लान देखो, इसका मैंने अलग से चार्ट बनाया है रिवीजन के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ने के लिए। देखो ध्यान से, कोई बच्चा ना 3 राउंड रिवीजन रखता है जनरली, मैं नॉर्मली देखा हूं, पहला बेसिक पढ़ाई करता है, उसके बाद थोड़ा सा अच्छे मौकों को लगाता है, और फिर फाइनली जाके 10-15 दिन वाला वो करता है, पहले पहले ही मॉक पहले राउंड में पढ़ता है, और वो 100 क्वेश्चन वाले जो टॉपिक वाइज मॉक होते हैं वो लगाता है, उसके बाद वो एक बार 40-50 दिन में करके उसके बाद सीधे फुल लेंथ मॉक में जाता है, और फुल लेंथ करता रहता है, और लास्ट के जो 15 दिन बचते हैं फाइनल रिवीजन करता है। कोई स्टूडेंट थोड़ा सा वीक होता है, वो पहले बेसिक पढ़ता है खूब अच्छे से, और उसमें चैप्टर वाइज मॉक लगाता है, राइट ना, उसके बाद आता है फिर टॉपिक वाइज रिवाइज करके मॉक लगाता है एक राउंड, फिर आता है फिर थर्ड रिवीजन करता है, उस टाइम पे फुल लेंथ लगाता है मॉक, और फिर लास्ट के जो 10-12 दिन बचते हैं वो करके, तो ये डिपेंड करता है आप किस लेवल पे है, आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन और प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्विंग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग कितनी स्ट्रेंथ है वो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो थोड़ा सा कर रिसर्च करके अपने आप को देख लीजिएगा, राइट, इसके हिसाब से। लेकिन एक काम देखो, अब ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो लिखा फर्स्ट राउंड में लिखा है चैप्टर वाइज यूनिट वाइज, राइट, डेज 50 लिखा है, आप देख लो आपको कितना चाहिए लिख लो। अब बचा जीएस सी सेट क्वेश्चन प्रैक्टिस, देखो जीएस में ना मान लो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े, राइट ना, आपने कुछ इसका रिसोर्स डिसाइड कर लिया, राइट, टाइम डिसाइड कर लिया, अब आपको जो सबसे जो हीरो बनाएगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस। पहले राउंड में जब करना, जिस स्टेज में करना, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम करना ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो इंक्लूडिंग पीवाईक्यू,
पीवाईक्यू एनालिसिस जब टॉपिक वाइज करो, अभी पीवाईक्यू एनालिसिस करो, राइट ना। इधर आकर पीवाईक्यू एनालिसिस मत करना, शुरू में ही कर लो, या किसी वीडियो से देख लो, किसी टॉपर के स्टडीज देख लो, कहीं पीडीएफ भी बहुत आ रहे हैं आजकल, बहुत बन के आ रहा है ये सारा काम। और जैसे मॉडल से कम से कम 400 क्वेश्चन लगाओ, 400-500 लगाओ पहले राउंड में ही। मतलब 400 क्वेश्चन लगा रहे हो तो ऑलमोस्ट जहां से क्वेश्चन बनता है ना, सब आपके एरिया कवर हो चुके होंगे, ठीक है ना। ऐसा फिर इसी तरह हर टॉपिक पे जियोग्राफी उठाया, उसका रिसोर्स डिस्कस, उसका टाइम डिस्कस किया, उस पर वर्कआउट किया, और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैक्सिमम 500-600 क्वेश्चन लगा जाओ, इंक्लूडिंग पीवाईक्यू। पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ का लगा जाओ, राइट। 700-800 लगा जाओ। अभी इधर नहीं आते हैं डायरेक्टली। गलती स्टूडेंट करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर जाते हैं, मॉक लगाने लगते हैं, 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का मॉक, और स्कोर कम होता है तो डिमोटिवेट होना चालू कर करते हैं, डिमोटिवेट होने लगते हैं और कहते हैं मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, 1 महीना हो गया यार, मैंने कितने मॉक लगा दो। गलती आपकी है, आपने बेसिक कॉन्सेप्चुअल यूनिट वाइज माइक्रो माइक्रो जो कीवर्ड्स हैं सिलेबस चैप्टर के, उसके कॉन्सेप्ट सही किया नहीं आपने, और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया नहीं, आप डायरेक्ट यहां पे जंप कर गए। तो आपका कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है उसका प्रॉपर अप्लाई करने का, रिकॉल करने का, और रिकॉल अप्रोप्रिएट मैनर में, जो क्वेश्चन का लाइन है उसको कंप्रहेंशन सही नहीं हुआ आपका, तो यहां गलतियां तो होंगी डायरेक्ट जंप करोगे तो बेहतर है। यूपीएससी क्रैक करना चाहते हो तो थोड़ा, अगर वीक है आपका सब्जेक्ट या नए हो, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है, तो इस पे खूब मेहनत करो ना चैप्टर वाइज, और टाइमली प्रीलिम्स के मोड में आ जाओ, थोड़ा समय 1-2 महीने पहले लेके आ जाओ, अंडरस्टैंड ना। इसी तरह इकोनॉमी पे करो, रिसोर्स डिसाइड करो, टाइम डिसाइड करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू से कर, और इकोनॉमी अगर थोड़ा वीक है तो 500-700 क्वेश्चन लगाओ ना इधर ही। क्वेश्चनों की मार्केट में भरमार है, भर भर के मार्केट पड़े हैं। डिपेंड आप पे करता है कि कितना टाइम मैनेजमेंट करते हो। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन की घबरा मत, आगे बता रहा हूं। कंसिस्टेंट नहीं बात, सॉरी मैं बताता हूं, घबरा मत, मोटिवेशन भी करूंगा आपको एकदम रियल वाला। बट इतने करो ना, आप क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा लगाओ ना। सिमिलरली डियर माय स्टूडेंट, सीसेट के हर एक चैप्टर के, मैथ के हर एक चैप्टर पर करो, देखो कि कौन सा परसेंटेज वीक है, परसेंटेज भी 2 दिन ना थ्योरी वाला काम किया, एग्जाम्पल देखा, पढ़ा, और उस पर 100 क्वेश्चन लगाओ ना 3 दिन के अंदर। टाइमली प्रिपरेशन में आ जाओ प्रीलिम्स फेज में। नंबर सिस्टम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका वीक है, नंबर सिस्टम पे 10-12 दिन, 13 दिन, 15 दिन काम करो ना आप, और उस पर 200-300 क्वेश्चन लगाओ ना, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखो ना कैसे आप अच्छे हो जाओगे आप। प्रोबेबिलिटी वीक है, वर्क करो, राइट। हर एक पार्ट पे, हर एक चैप्टर वाइज प्लान करो, राइट। माइक्रो टॉपिक वाइज प्लान करो हर चीज को, हर रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे जीएस का कोई सब्जेक्ट हो, राइट। देखो ना कैसे आता। अब इसके लिए आपका लेवल कितना है और आपको टाइम कितना चाहिए, रिसोर्स कौन सा बेस्ट है, ये आपका काम जिम्मेदारी होगा। अगर मुझसे चाहिए तो मुझे बता देना, कमेंट लिख देना, मैं आपको सब बना के वीडियो दे दूंगा। रिसोर्स मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा, आपको आप लोग चाहोगे तो पहले राउंड समझ में आ गया, डन। पहले राउंड में जितना अच्छा मेहनत किए रहोगे, इस वाले फेज में समझ समझ के पढ़ना, और क्वेश्चन बेसिक से लेकर के एडवांस तक लगाना, आप इस वाले फेज में उतना ही सुखी महसूस करोगे, कॉन्फिडेंस रहोगे, क्योंकि यहां पे ना परफॉर्मेंस ठीक ठाक आएगा। अगर यहां बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सही बहुत अच्छा है, और कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस खूब आपने कर रखा है, तो इधर ना रिवीजन के बाद कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा, और क्वेश्चन इधर बहुत ज्यादा किया तो इधर क्वेश्चन की एक्यूरेसी बहुत और बेहतर होगी। और इधर आने के बाद थोड़ा ना मॉक लगाओगे और मॉक एनालिसिस करोगे ना, तो जो थोड़ी मोड़ी गलतियां होती है यहाँ पर फिर सिली मिस्टेक पे वर्क, माइंड अपने आप उस लेवल पे जाता है, यहाँ पे सिली मिस्टेक पे वर्क करोगे। यहाँ पे सिली मिस्टेक, अगर ये खाली पढ़ के यहाँ पे आ गया ना, सिली मिस्टेक नहीं होगा, बड़े बड़े मिस्टेक होंगे, आपको रिकॉल ही नहीं होगा, मतलब बोलोगे यार सर लगाता हूँ सर, मुझे याद ही नहीं आता मैं क्या पढ़ा हूँ, तो गलती आपकी सिस्टमेटिक नहीं होगा तो गलती होना ही होना, राइट ना। तो यहाँ ये कर गया होगा ना, तो इसमें ना आपकी इफिशियंसी आएगी, मॉक में अच्छा है। और जो थोड़ी गलतियां होंगी, एनालिसिस करो तो एनालिसिस का समझ में आएगा। सभी लोग एनालिसिस को समझ नहीं पाते, सारे स्टूडेंट एनालिसिस मतलब वो मॉडल आंसर पढ़ते हैं 3-3 घंटे बैठ के, और फिर 5-10 दिन ऐसे हुआ तो फ्रस्ट्रेट होते हैं, स्कोर नहीं बढ़ता है, तो वो काम नहीं करना है ना, तो इस पे वर्क करना आप, राइट। और जब ये भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करोगे, इसकी शुरुआत बेस अच्छी रहेगी, ये भी राउंड अच्छे से जाओगे ना, तो यहां और सुखी महसूस करोगे इस वाले राउंड में, जहां एफएलटी फुल लेंथ। भाई 2 राउंड अच्छे से कर लिया, बेसिक बड़ा अच्छा किया, खूब चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाया, फिर इधर कर लिया, मॉक एनालिसिस करने की हैबिट डेवलप करे, ट्रिक्स यहाँ आते हैं, ट्रिक्स टेक्निक डेवलप होने लगता है, राइट। कुछ ट्रिक टेक्निक देख के, वीडियो देख के टॉपर से सीखते हो, राइट ना। फिर यहाँ पे तो यहाँ और ज्यादा, जब एफएलटी में अच्छे स्कोर आएंगे ना, कॉम्पिटेटिव स्कोर आएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट रहता है। और जो भी दिन बचता है ना, तो फिर अपने अचानक ना मतलब लोगों से बोलने, खुद ही आपको जब मजा आने लगता है पढ़ने में, मॉक लगाने में, आपने 10 घंटे के बजाय 12 घंटे 13 घंटे पढ़ने लगते हो, 14 घंटे ही पढ़ने लगते हैं बच्चे,
जब एग्जाम क्लोज आता है वो तब रिदम आता है, बिना टेंशन के बिना फ्रस्ट्रेशन के, एकदम दिमाग ध्यान रहता है, वो तब आता है जब इधर अच्छा करके आए होते हो। अदरवाइज यहाँ पहुंचते पहुंचते ना कॉन्फिडेंस डाउन है। अब उस समय स्ट्रेटजी पूछते हो, फलाने सर मेरा स्कोर कम है, मैं क्या करूं, फलाने टॉपर मैं क्या करूं, फलाने टॉपर कौन ट्रिक्स टेक्निक कर लूं, कोई ट्रिक्स बता दीजिए, कोई टेक्निक बता दीजिए। सॉरी सर वो ट्रिक्स टेक्निक काम नहीं करिए, इक्का दुक्का क्वेश्चन लगा लोगे, उसको देख करके पैसे बर्बाद करके आओ इधर उधर कोचिंगों में। मेहनत करना इधर मेहनत करो, ये दोनों फेज में, खासकर इस पे मेहनत करो। आप जिस स्टेज में हो सकता है आपको पहले से रेडी होता है, यहाँ ज्यादा मेहनत करना, इसको बढ़िया से रिवाइजन करके यहाँ पे मेहनत करना। जो लेवल है आपको वहां पे बेसिक अच्छा करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े रहोगे, समझे रहोगे, रिवीजन उसका एप्लीकेशन समझे रहोगे, तो यहाँ के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो यहाँ पे अच्छा जाएगा, और यहाँ अच्छा जाएगा तो फिर यहाँ अच्छा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ना एनालिसिस वाला पार्ट, अपन लॉजिक वाला पार्ट बिल्डअप होता है अगर ये अच्छा करके आता हो। एक चीज मैंने और देखा जो मेरा बहुत प्रैक्टिकल, हर साल बीसीओ बच, मैं तो मेंटरशिप कोर्स चलाता हूँ तो मुझे 1-to-1 मुझे पता है। काफी बच्चे ऐसे हैं जो धुरंधर मेहनती बच्चे, एकदम आंखें लाल लाल, चेहरा फूला फूला आते हैं सब, प्रीलिम्स से 1 महीने पहले, राइट, बाल दही से झाड़ा नहीं है, कपड़ा ऐसे पड़े पहने हुए आ रहे हैं। मैं देखा उनको, मैं सब मौके पर रखे रहता हूँ, ऑलमोस्ट सारे कोचिंग का अपना भी रखे रहता हूँ मौके पर। मैं बोलता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 72 को ये लगाओ। मैं देखता हूँ इसमें से 3 क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन, स्मार्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन जो है इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। दे दिया बच्चे को, बोला कि 5 लगाओ, मेरे सामने लगाओ। मैं देखा कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है ना उसने लगा लिया, सही कर दिया, और तीनों लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन गलत कर दिया। तो जो रट्टा महाराज बच्चे होते हैं, बिल्कुल रटन विद्या चपंत भोजन अवंत नाही, जो गांव में बोला जाता है, वहां पे गड़बड़ करते हैं लोग। स्मार्ट क्वेश्चन उसको टाइम ही नहीं दिया ढंग से ना, अपने लॉजिकल थिंकिंग करने के लिए समय चाहिए ना आपको, उसको इंप्लीमेंट करोगे, उतना घसीटो को उसमें डाल के मेहनत करो, तब तो वो चीजें बिल्डअप होगा ना। किसी सीनियर सीखोगे, करते करते चीजें बिल्डअप होती, राइट ना, अचानक तो कोई पैदा होकर आता नहीं है। तो ये चीजें बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन कम आ रहे हैं, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन, स्मार्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उसको टैकल करने के लिए और 90-95 करने के लिए आपको, या 100 स्कोर करने के लिए, 50 क्वेश्चन सही करने के लिए आपको यहाँ पर टाइमली और यहाँ पर टाइमली एक प्रॉपर बैलेंस के साथ, सही समय के साथ आना होगा। वो आप जानते हो, जो मैंने वीडियो बताया कि कितना आपको टाइम लगेगा, राइट ना। डन हो गया। फिर 4th राउंड में तो कुछ नहीं, बस जो भी आप इधर किए रहते हो, सब पढ़े रहते हो, मॉक लगाए रहते हो, लास्ट मिनट रिवीजन, लास्ट अटेंडेंस करके अपना प्रीलिम्स एग्जाम देते हो। तो ये वाला चीज है डियर, रिवीजन, नंबर ऑफ रिवीजन आप डिसाइड कर लो कितना रिवीजन चाहिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं बोलूंगा जीएस में लगभग 5000 प्लस जीएस क्वेश्चन लगाते हो। हालांकि तो मैं अपने टाइम पे 10,000 लगाया था, करता था, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं दिया था मैंने, और मैं क्रैक किया। आप मिनिमम 5 से 6,000 प्रीलिम्स क्वेश्चन लगाइए, और सीसेट में कम से कम लगभग 3,000 के आसपास क्वेश्चन लगाइए, राइट ना। अभी से जो भी आपका लेवल हो प्रीलिम्स के और मेंस के हिसाब से अपना सोच करके इतना लगा लो, चैप्टर वाइज लगाओ पहले हर टॉपिक का, फिर उसके बाद यूनिट लगाओ, फिर फाइनल फुल एंड लगाओ ना, देखो आपको हो जाएगा अच्छा। और किसी से अच्छे क्लासेस देख करके अपना ट्रिक्स टेक्निक बिल्डअप कर लेना तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए, राइट। डन हो गया। अब चलते हैं आगे, आप चलते हैं, सब कुछ प्लान हो गया, बन गया, पढ़ने का राउंड वगैरह डिस्कस हो गया, रिसोर्स डिस्कस हो गया, टाइमिंग डिस्कस हो गया, क्वेश्चन लगा, राइट। अब इस प्लान को जो बनाया उसको एग्जीक्यूट कैसे करें। प्लानिंग सभी लोग बनाते हैं, मेन प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन क्या आती है। देखो, एग्जीक्यूशन डंडा मारने से या किसी को फोन करने से, रोज सुबह शाम पूछे आपसे, उससे नहीं आता डियर, कभी नहीं बन पाओगे। यस, आप यहां से बनोगे, राइट। ये सही होना चाहिए आपका माइंड, आपका फोकस होना चाहिए, डाइवर्जन से बचना है, ठीक है ना, थोड़ा सा अटेंशन मोड होना चाहिए, राइट ना। कंसिस्टेंसी कैसे करोगे, अगर कोई नहीं हो पाता तो क्या ऐसा कुछ किया जाए कि सेल्फ लेवल पे कंसिस्टेंट हम कर पाए अपने आप को। ये प्लान देता हूं। देखो, पहले मेंटल लेवल पे देखो, माइंडसेट, स्टडी, रिवीजन प्लान, ये तो चलो ठीक है। सबसे पहला ना, आपका बॉडी हेल्दी होना चाहिए और आपका माइंड हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी थिंकिंग, हेल्दी सोच, हेल्दी माइंड, ये होना चाहिए। इसमें खुराफात नहीं होने कि पढ़े हैं, किसी लड़की से प्यार है और लाइब्रेरी में बैठे हुए जाकर सबसे अच्छी लाइब्रेरी ज्वाइन किया, सबसे अच्छा रूम ले रखा है, और दिमाग में कोई और चल रहा है सामने जो बैठी है, या कुछ और मसले, घर के झगड़े चल रहे हैं, या जमीन के विवाद चल रहे हैं, जो मेल बच्चे जो बड़ा होता है उसके तमाम घर की जिम्मेदारियां रहती है, राइट। या फीमेल बच्ची हो तो उसके अपने फैमिली इश्यूज होते हैं, राइट। उस ये इसको सही करके रखना पड़ेगा, राइट। ठीक है, वो कैसे करोगे आगे बताऊंगा, छोटे छोटे यूनिट में बताऊंगा, वो भी इसको भी सही करने का तरीका बताऊंगा, राइट। नियर बाय इन्वायरमेंट, आपको देखना है कि अगर इन्वायरमेंट डिस्टर्बिंग है तो आपको इसके बच करके सही पीसफुल इन्वायरमेंट में कहां जाओगे, जहां पर आपका पीस ऑफ माइंड बना रहेगा। एटलीस्ट ठीक है, पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, याद नहीं होता, वो अलग बात है,
अदर फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर आपको डिस्टर्ब ना करें, एटलीस्ट आपका फिर कूल माइंड रखो। अब कुछ बच्चे बनते हैं पहला टाइम दूसरा टाइम किसी को भाव ही नहीं देते यार, अजीब किस्म का एटीट्यूड रहता है, यूपी ब्यूरोक्रेटिक जो एक हमारी बुराई नेगेटिव पार्ट है, जो बुराई रहती है उसकी, जो उसका क्रिटिसिज्म रहता है। ठंडा रखो दिमाग, अपने दिन को देखो कितने दिन है, किस किस सब्जेक्ट में रहता है, अटेंशन मोड में रहो। अटेंशन मोड का मतलब ये है कि अगर मैंने हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 7 दिन दिया है अपने एबिलिटी के हिसाब से, तो मुझे पर डे ये चैप्टर पढ़ने हैं, टाइम है ना, तो अपना काम वाम करके अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे इधर उधर वेस्ट नहीं करना है। फोकस ये रखना कि भाई मुझे फोकस बढ़ा, इधर उधर नहीं डाइवर्ट करना है, अपने लक्ष्य पे लगे रहना, राइट ना। ये डेली थिंकिंग करने से आता है, राइट, कोई जुगाड़ कोई जादू नहीं है, समझे। फिर फोकस्ड, और ये दोनों जानते हो कैसे आता है ना, इससे आता है, देखो सिंसियर होना और सीरियस होना। मैं हमेशा अपने बच्चों से बोलता हूँ सीरियस नहीं होना आपको, सिंसियर बनो। सिंसियर का मतलब होना कि लॉजिकल माइंड, इमोशनल इंटेलिजेंस टाइप का थिंकिंग, कि मेरे से अगल बगल कैसा इन्वायरमेंट है, मुझे क्या स्टेप लेना चाहिए, सही गलत का डिसीजन करना, राइट ना। क्या बुरा है, क्या सही है, मेरे लिए क्या सही है, मैं अपने मम्मी पापा से क्या वादा करके आया हूँ, मेरा लाइफ क्या है, मेरा ड्रीम क्या है, अगर शादीशुदा हूं तो फिर मेरा क्या जिम्मेदारियां, राइट। उसको सिंसियरिटी, सही डिसीजन, सिंसियरिटी, सिंसियर डिसीजन मतलब सही सोच समझ के स्मार्ट डिसीजन लेना, लॉजिकल डिसीजन लेना, टाइम का प्रॉपर यूज करने की हर संभव कोशिश करना, ईमानदार एफर्ट करना, इसको बोलते हैं सिंसियर एफर्ट। सीरियस नहीं होना, सीरियस में तो होता क्या, ओ मेरा प्रीलिम्स है, मुझे बट सब लोग अच्छा बेटा तुम जाओ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। प्रीलिम्स की बात कहा हुआ, कैसा रहा प्रीलिम्स, लास्ट 4 महीने से बड़ा तंग कर रखे थे होटल वाले को, जल्दी खाना दे दो मेरा एग्जाम है, राइट। मुंह छिपाते फिरते, राइट, अरे क्या बताएं, झूठे झूठे बवाल। प्रीलिम्स में सी सेट रह गया, जीएस में तो बड़ा हमने उड़ा दिया था, क्यों प्रीलिम्स सी सेट में रह गया, ये आपकी गलती है। तो आप सिंसियर इफर्ट करो, सिंसियर मतलब जीएस को क्या, सब कुछ उसमें आएगा, सीसेट को कितना टाइम देना है, सीसेट को कैसे इंश्योर करें, जीएस के हर चैप्टर पे कैसे इंश्योर करें, जीएस की मेरिट जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिफिकल्टी लेवल को उसको कैसे कट ऑफ करें, ये होता है सिंसियर पढ़ाई करना। हर बात को जेन्युइन एफर्ट, चाहे सोने खाने पीने उठने टाइम लगाने का रिसोर्स लगा, उसको बोलते हैं सिंसियर। ये सीरियस नहीं होना, सीरियस में बहुत नुकसान होता है, और ये धीरे धीरे पता है पाइलअप होता रहता है, और एग्जाम के 1 महीने पहले ना मतलब बहुत यहाँ पर डिस्टर्ब करता है, तमाम एंजाइटी होती है। सिंसियर होगा तो एंजाइटी नहीं होगी शुरू से, ये पाइलअप होगा ना, मतलब कभी कभी सीरियस होकर अच्छा कर देता है, लेकिन ये आपको ना बहुत प्रॉब्लम देता है, तमाम एंजाइटी तमाम परेशानी, तो इससे बचना, सिंसियर रहो। हर बात को, कोई चीज हो रहा है तो सोचो क्यों ऐसा हो रहा है, तो सिंसियरिटी के पार्ट होता है। सीरियस होने का पार्ट नहीं होता, सीरियस मतलब होता है कि सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है, दर्द, तो वो वाले में यहाँ रहोगे तो फिर सामने पहाड़ है, दिमाग क्या लगाएं कि पहाड़ को आराम से ना फ्लाइट पकड़े कि अपने ही चढ़े समझे, ये सिंसियर वाला एक मतलब होता है, तो ये चीज है। फिर क्या है, मिशन प्रीलिम्स, इसको ना मिशन प्रीलिम्स को ना छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर देना, मैं आपको बताऊंगा, फिर कंसिस्टेंसी कर पाओगे, परसिवरेंस कैसे करोगे, मोटिवेट कैसे करोगे, हाँ। चलो अगले साइड पे जल्दी डिस्कस करता हूँ। देखो आप, देखो अपने प्लान को मैं बोलूंगा ना, ये सब मैं सब डिस्कस कर दिया मैंने, ये डिस्कस करना, कंसिस्टेंसी डिस्कस करना, राइट, परसिवरेंस एंड मोटिवेशन दोनों आज यहाँ डिस्कस करूंगा, अगले वाले मोटिवेशन डिस्कस करूंगा। अपने प्लान को डे वाइज बनाओ, और डे वाइज को भी ना 3 पार्ट में ब्रेक करो, फिर वीकली प्लानिंग बना लो, अच्छा है। और हर कोई भी एक दिन आफ्टरनून 4 बजे के बाद ना, जो 5-6 घंटे का टाइम होता है, उसको रिक्रिएशन के लिए, पढ़ाई से थोड़ा हटकर, चार एटलीस्ट 4 आवर्स, 6 बजे 4 बजे अपने अपने सुविधा अनुसार, जैसे मंगल के दिन काफी बच्चे हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, 4-5 बजे पढ़ाई करो, फिर जाकर नहा धो के हनुमान पूजा करो, फिर आओ अच्छा सा कुछ खाना खाओ, बढ़िया अपन पसंद खा पी के सो जाओ, टहलो पार्क में, फिर 1 आध घंटे में सो जाओ, माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, रिक्रिएट हो जाएगा, राइट ना। रिलीजियस प्लेस पे जाने में डिसिप्लिन डेवलप होता है माइंड के अंदर, सेल्फ जो फिजिकल जो सोशल सोशल डिसिप्लिन और मेंटल डिसिप्लिन डेवलप होता है, या रिकॉल फिर वापस ब्रिंग बैक होता है। जो बच्चे फ्राइडे को प्रेयर करें और फिर दोपहर के थोड़ा आराम कर लें, संडे के दिन जो बच्चे हैं गुरुद्वारे जाते हैं या और कहीं वहां, उसको देख लो थोड़ा सा रिक्रिएशन के 4 आवर के आसपास ना, हर वीक में 4 टाइम निकलो, जो यूपीएससी की एग्जाम तैयारी से बाहर निकल के अपना देखो, नहाओ धो प्रेयर करो या कुछ अपने किसी अच्छे जगह पे जाओ, फिर आगे खाओ सो जाओ, सुबह उठ के फिर अपना पढ़ाई करो, राइट ना, ये रिक्रिएट। प्लस जो डे वाइज को ना, लोग बोलेंगे सर डे वाइज तो मैंने बहुत प्लान किए हैं सर, मेरे से हुआ नहीं डे वाइज को भी और तोड़ दो उसको, और यहाँ पे मैं ना सेल्फ कंट्रोल और फोकस की बात करूंगा, अगर ये नहीं कर पा तो आपके लिए बड़ी मुश्किल है। सुबह ना
आप अपने प्लान को, जैसे मैं ये प्लान किया हूँ, काफी बच्चे रात को जगते हैं, अलग अलग शेड्यूल होता है, मैंने एक प्लान लिया है। अब जनरली 3 शिफ्ट होता है बच्चों के पढ़ाई करने के, मॉर्निंग शिफ्ट होता है, आफ्टरनून शिफ्ट होता है, फिर चाय शाम को चाय 7 बजे पीने के बाद 1-2 घंटे 3 घंटे पढ़ते हैं लोग। जो रात को पढ़ते हैं अकॉर्डिंगली 3 से 4 शिफ्ट होता है, यही होता है पढ़ाई करने का, राइट ना। सुबह जब पढ़ने बैठते हो ना, तो ऐसे इसका कुछ टारगेट रखा करो आपकी, भाई पहले जो सुबह जो भी 7 बजे पढ़ने बैठते हो, या 8 बजे या 9 बजे या कुछ 6 बजे बच्चे पढ़ने बैठ जाते रहे, और लंच से पहले का टाइम आप देखो कि भाई ये चैप्टर मुझे पढ़ना है। सुबह डिसाइड किया कि अपने ये चैप्टर पढ़ना मुझे, एक चैप्टर ये और एक चैप्टर ये और एक ये चैप्टर ये, 2-2 घंटे सबको पढ़ना, राइट। अगर 6 बजे 5 बजे पढ़ने बैठते हो, तो देखो कि भाई जब पारे लंच से पहले उठो, तो ये देखो ये जो टारगेट अचीव किया कि नहीं किया आपने। अगर अचीव कर लिया सक्सेसफुल, तो टिक मार दो। नहीं अचीव किया ना, तो ईमानदारी से यहाँ पे ना एक पेन डायरी बनाकर रखो इस पे, ऐसा ऐसे कट मार दो। और जब लंच करने लिए उठो, तो फिर घबराओ मत, अननेसेसरी एक्सटेंड ना करो कि अरे नहीं अब तो करके उठेंगे, नहीं तो मेरा टारगेट टिक नहीं मारना मुझे, राइट। हम ईमानदारी से उठ जाओ, एक्सेप्ट करो कि हाँ हमने कुछ किया, फालतू काम किया, पढ़ाई पे नहीं फोकस किया, रील्स देखा, या इधर घर से फोन आ गया था, या कोई एक्सटर्नल मैटर ने डिस्टर्ब कर दिया, राइट। टिक मार दो, उठो। और उठने के बाद ना जब लंच कर रहे हो, तो सोचो कि यार ये ना 6 घंटे में ना, ये 2 घंटे ना फालतू मेरे गए, इसलिए मैंने ये अचीव नहीं किया। अगले वाले में टाइम से बैठूंगा और इसको डिस्टर्ब नहीं कर दूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा, राइट। या यहाँ पे फोकस नहीं हो पाया, डाइवर्ट हो गया माइंड, कुछ भी हो गया, राइट। तो वो काम, वो गलती जो हम किए ना, यहाँ पे नहीं करेंगे। और ये 2-3 घंटे का जो भी टाइम है ना, हम उस 2 घंटे सिर्फ पढ़ाई करेंगे। दुनिया की कोई बात ख्याल आएगा ना, तो उसके बाद कर लेंगे ना। 2 घंटे, 2 घंटे नहीं कंट्रोल कर सकते क्या एक चैप्टर पढ़ने के लिए? 2-2.5 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम कितना होगा? उसको अपने आप कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करने को बस बोलो कि 2 ही घंटे तो पढ़ना है, उसके बाद तो चलता हूँ ना, फोन मिलाऊंगा सबको, राइट। वट एवर जो मेरा एंजॉय एरिया मैं उसको देखता हूँ, राइट। करो, और इसको करो, चलो इसको टिक मार के निकलना है। क्योंकि ना अगर ये गलती की हो, तो ये रिसेंट की गलती किया रहेगा, जो भी एटीट्यूड बिहेवियरल मिस्टेक हुआ रहेगा, आपको पता रहेगा। तो इसको सोचोगे ना कि ये चीज अभी बस तुरंत ही अगले 2 घंटे में नहीं करना, 2.5 घंटे बाद। तो इस पे ना आपका सेल्फ कंट्रोल, जो मिस्टेक होता है, मोटिवेशन, मोटिवेशन बताता हूँ अभी, रेगुलरिटी नहीं बन पाती, राइट। मतलब अपने आप से तो पूछ सकते हो ना यार, दुनिया में सबसे ज्यादा आप क्लियर कट किसके सामने हो? अपने आप सामने हो यार, सीएससी के सामने मत खड़े हो। आप अपने से सबसे ज्यादा सच हो, दुनिया में सबसे झूठ बोल सकते हो, बट अपने आप से झूठ बोल के छिपा नहीं सकते आप। तो ये चीज अगर नहीं कर सकते, तो फिर क्या ही करोगे आप? 3 घंटे अपने को 2.5-3 घंटे कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर क्या ही करोगे? फिर ये किया, फिर सोचो कि यार अच्छा किया, ये वाला भी टाइम बता के आते हैं। 7 बजे के बाद कितना, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ते हो, इसको अच्छा करके आएंगे, तो जो भी किया अगर सही किया तो इसको टिक मार दो। फिर मान लो अगले दिन सुबह अलर्ट था, और जब शाम को ये उठा ना, तो नेक्स्ट डे का जो तीनों सेशन का प्लान क्या रहेगा, यही एक डायरी में लिख के आओगे। सुबह वाला सेशन में ये चीज पढ़ेंगे, 2-2 घंटा ये चीज, फिर दोपहर वाले में ये पढ़ेंगे, फिर शाम वाले में मॉक लगाएंगे, जो बड़ी बार। इसको ट्राई करो कि अचीव, अगर सही अचीव कर लिया टिक मारो। फिर मान लो आज ये वाला सेशन खराब हो गया, उसको टिक कर दो, फिर ये सेशन, ऐसे करो। टोटल कितने हो गए? 21 हो गए। आप देखो ना वीक में आपका स्कोर कार्ड कितना निकला, मान लो 14 निकला। तो 14 एक बॉर्डर लाइन होता है। ये मेरा खुद का, मैंने अपना ऐसे ही करता था मैं, मेरा उस साल जी जब 18 में किया था मैंने प्रीलिम्स एग्जाम में, एकदम बिंदास। प्रीलिम्स शाम को एग्जाम कर देगा, मुझे पता था मेरा प्रीलिम्स हो रहा है, राइट ना। अगर ये 15-16 अगर आप लाते हो, राइट ना, हर वीक में 16 के ऊपर है, अगर आप 16 यानी उस 18 जा रहा है, 18 जा रहा है, तो आप मतलब आपके समझ लो ना कि आप अपना जो कंसिस्टेंसी है, एग्जीक्यूशन वाला पार्ट ना, उस पर सही काम कर रहे हो। ट्राई करना कि 19 हो जाए, 20 हो जाए, ये वाला ना, ये गलतियां ये ना करना पड़े। एक ही तो जगह हो गया बाई मिस्टेक, तबीयत खराब हो गया तो, या किसी एक्सटर्नल फैक्टर से, अपने मिस्टेक की वजह से ना हो, राइट ना। तो ये चीज आपका आपके लिए बहुत रोल प्ले कर सकता है, कंसिस्टेंट बनाने के लिए और सेल्फ कंट्रोल करने के लिए। सेल्फ कंट्रोल करने के लिए खुद से क्वेश्चन करो तुरंत ही कि भाई हमने ये वाला गलत किया ना, तो ये क्यों गलत किया। अभी ना 2 घंटे बाद जो पढ़ने जाएंगे, तो ये गलत नहीं करेंगे। खुद ही अब ना इमीडिएट क्वेश्चनिंग करोगे ना अपने आप से, अपने आप से ही जो करना कर सकते हो यार। अपने आप को आप नहीं सुधार सकते, तो फिर आपको कोई नहीं सुधार सकता। मेंटर फोन करके सॉरी सर, नहीं सुधर सकते यार। ये सब मेरा टेस्टेड एंड ट्रायल है। मेंटरशिप मैंने चालू किया था देश में पहली बार 2019 में, जून में, और सारा फोन वगैरह कर चुका हूँ, कोई फायदा नहीं निकला। जिस बच्चे को निकलना होता है ना, वो खुद जरूरत पड़ने पर कॉल करता है, मेहनत करता है, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट देता है। पिछले 2 सालों में हमारे बच्चे, कुछ 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक किया। शुरू में ना जो प्रिपरेशन फेज में मेंस वाला बहुत अच्छा नहीं था, उनका काम चलाऊ था, ठीक ठाक था। प्रीलिम्स निकाला उन्होंने, मेरे मेंटरशिप में 1-to-1 एकदम हैंड टू हैंड मेंटरशिप हुआ, एक ही बार मेंस, एक ही बार में इंटरव्यू, पहले अटेम्प्ट में आईपीएस, राइट। ये चीज है। तो ये करने का, सेल्फ कंट्रोल करने का और कंसिस्टेंट बनने का, राइट।
अपने आप को डेली 3 बार ट्रैक करने का, राइट, और अपने आप से गलतियां सुधारने का, ये सबसे बेहतर मेरे 15 सालों का एक्सपीरियंस में खुद का अपना खुद से सवाल करना और 3 बार सवाल करना, 3 दिन में गलतियों को सुधारने का, टाइम मैनेजमेंट का, टाइम का फुल यूज करने का एफर्ट, ये सबसे बेस्ट एफर्ट मेरे 15 सालों का एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा है। आप अगर आपके पास कुछ था तो अपना कर लेना आप, राइट ना, ये चीजें है। चलिए, तो कंसिस्टेंट होने का ये अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। ये तो मैंने बता दिया था आपको। मोटिवेशन नहीं आता सर, देखो तमाम बातें बताते हैं, ये मैं बिल्कुल रियल बताता हूँ। हमारा 2 स्टूडेंट, हम अपने सर हर बच्चे से चाहे भले वो मेरे 1 साल पढ़ा हो, मेरे साथ 2 साल पढ़ा है, लेकिन मैं अपने हर स्टूडेंट से टॉप होने के बाद उसको ईमानदारी से कभी बैठने आता है ना मेरे पास, तो मैं पूछता हूँ कि आपको कौन सा फैक्टर अपार्ट फ्रॉम पढ़ाने के अलावा कौन सा फैक्टर काम किया। मोटिवेशन में अगर बोलो डिफाइन करो एक लाइन के अंदर, मैं सबसे पूछता हूँ। तो लास्ट 2 बच्चों ने, मतलब ये पिछले 2 साल के 2 टॉपर ने बताया। एक बच्चे ये आईएएस है, स्टूडेंट मैं बोलूंगा, नाम नहीं लूंगा किसी का, पता ना किसी को बुरा लग जाए कि भाई मेरा प्राइवेसी क्यों ओपन कर रहे हो। उनका ये था, वो बार बार ये कहते थे या कहती थी, व्हेन यू फील लाइक क्विट थिंक व्हाई यू हैव स्टार्टेड। ये उनका, ये आईएएस ऑफिसर है बच्चा, अभी रिसेंट का है, प्रोबेशन में भी है, 3 साल उनका नहीं हुआ है, राइट। जब भी आपको लगे कि यार नहीं हो रहा मेरे से, लग रहा मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या, तो सोचो आपने स्टार्ट क्यों किया था। स्टार्ट जब सबसे पहली बार सोचोगे ना, कि आज से 3 साल पहले मम्मी पापा से डिस्कस किया था, या किसी दोस्त से पहली बार पता चला, फिर किसी को देख के इंस्पायर हुए थे, और फिर प्लान किया था कि ये करेंगे ये करेंगे, तो ऐसा तो नहीं जो सोचा था उसको हम कर नहीं रहे थे, वो भी समझ में आएगा। और फिर जब छोड़े क्यों, तो आपको ना मतलब वो जर्नी समझ में आएगी, पूरा रिकॉर्ड होगा कहाँ गलती किया मैंने, राइट। तो व्हेन यू फील लाइक क्विट, आपको लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए, नहीं हो रहा मेरे से, राइट, तो सोचो क्यों स्टार्ट किया था, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आपको करना क्या था और अपना किया क्या। थोड़ा सोचोगे ना, तो एक बार वो रिफॉर्म करने का, सेल्फ रिफॉर्म करने का मौका मिलेगा। प्लस पिछले स्लाइड में जो मैंने बताया, कंसिस्टेंट रहने का, अपने आप को ट्रैक करने का, और इम्प्लीमेंट, अपने आप को इम्प्लीमेंट करवाने का, टाइमली टाइम यूज करने का, करना देखना हो जाएगा आपका। एक दूसरा बच्चा इस साल आईपीएस बने हैं, आईपीएस उनको मिल रहा था, उनका ये कहा था, मैंने पूछा कि क्यों, एक लाइन के अंदर बताओ, तो उन्होंने बताया कि सर ये मेरा एक शायरी में इसको सामने लिख कर रखा हुआ था, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। मतलब कंपटीशन करने की हवस है, कंपटीशन में या तो बीट हो, आपको चोट लगे, तीर मतलब क्या, लड़ाई में क्या होता है, या तो लगेगी और आप गिरोगे, घायल होगे, या आप डेथ भी हो सकता है, या अपने सामने वाले को जो उसको आप उसको घायल करोगे, उसको गिराओगे आप, राइट। तो तीर खाने की हवस है ना, तो उसके लिए आपको जिगर पैदा कर, जिगर यहाँ पे पैदा छूट गया था लिखना, टाइप करना, पैदा कर, जिगर पैदा कर। जिगर मतलब कॉन्फिडेंस नहीं, वो जिगरा आदमी है, मजबूत स्ट्रांग, ये पैदा कर। और सरफरोशी की तमन्ना अगर है तो सर पैदा कर। तो बोले कि सर ये हमेशा लिखा हुआ था, मैं लिखे रहता था, और उसमें जब भी लूज करता तो मैं पढ़ता था, और मुझे याद आता है भाई मैं क्यों चालू किया हूँ यार। सर फॉर्मेसी की तमन्ना, सर मतलब सर पैदा, मतलब क्या कर, मतलब मोटिवेशन पैदा कर, लॉजिकल थिंकिंग पैदा कर, कंसिस्टेंसी पैदा कर, राइट ना, परसिवेरेंस, मुश्किल हालात में ना डटे रहने की हिम्मत पैदा कर, ये होता है, इसका मतलब ये हो, राइट। आपको अगर कोई और लाइन मोटिवेट करता है, अपने सामने रखिएगा, राइट। तो ये हुआ मेरा आज का सेशन, आपको अच्छा लगा होगा, फीडबैक लिखिएगा, और क्या चाहिए मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा। और रियासत इस मेंटरशिप के बारे में कुछ जानना है, प्रीलिम्स मेंटरशिप के बारे में जानना है, तो जो नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको फ्लैश हो रहे होंगे, या डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक दिए गए हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लिए, वहाँ तमाम मैसेज मिलते रहते हैं। और प्रीलिम्स के बारे में कुछ वीडियो और मैं डालूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा, राइट। तमाम चीज़ें, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, इस वीडियो कॉन्टैक्ट नंबर है, कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।